शराब, धूम्रपान या किसी भी तरह का नशा सेहत के लिए हानिकारक है। दी लल्लन टॉप नशे को किसी भी रूप में प्रमोट नहीं करता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राइटर, कंपोजर, सिंगर यो-यो हनी सिंह का। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, आनी बना होना के धूम, नी ना ना धूम। बाबू क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो, ही इज नॉट अ टैलेंट विच इज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की? नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो। जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ। इट इज़ अ गुड टैलेंट। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों? सच बात बोलूँ आपको मैं जी, उससे मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता बाजी आज के बाद गलती नहीं। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस ट्रैक निकाल दिया। मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का, बट बादशाह नेवर। चरस इसी से तो मैं बीमार हुआ। अरे सरदार बड़ा तो पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा। मैं क्या इसमें 2 करता हूँ। और मैं 12 जॉइंट पीता था एक दिन के। लोग 2 पी लें तो ख़त्म हो जाएं। क्या हुआ जब लगा कि छोड़ देना है? बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। ये पापा थोड़ना है, ये मेरी वाइफ थोड़ना है, ये गुड़िया थोड़ना है। कोई मेरे से बात कर रहे हो तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है। कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका। ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं। मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊंगा, बच्चे की एक्सेंट में गाऊंगा। मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार। मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका। एक सैटेनिक थॉट ही तो है। एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं विशाल ददलानी। हाँ, उनका एक ट्वीट है मेरे सामने। आप रेप के बारे में लिखने वाले रैपर शाहरुख खान के स्टारडम का फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा कोई रेप का गाना नहीं है। ये मैं हूँ बलात्कारी और हनी सिंह को कैसे कब जोड़ दिया गया? क्या हुआ? 2012 में जोड़ दिया गया। किसने? मीडिया ने। वर्ल्ड की न्यूज़ में समय शब्द दिया था, रैपर हु सिंग ऑन रेप। जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि आपके गानों में ऐसा है, तो आप हमेशा कहते हैं कि साहब ठेके बंद कराओ। पुराने गानों में भी तो ये था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। रहमान सर का म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं। हाँ, रुकमणी शादी के बाद क्या कहूँगा, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। मैं क्या सीखूंगा 14 साल की उम्र में? और मैं भी तो बनाऊंगा फिर कुछ। कान में दम है तो बंद करवा लो। अक्षय कुमार का फोन किस लिए आया? एक रैप किया था अक्षय पाजी के लिए। धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के फोन आने लग गए। किसी को मना भी किया? कहते हैं अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, लुंगी डांस लो, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी। ये कोई गाना है? आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। ऐसी पता नहीं क्या कर रहा था मैं, और लोग पता ही नहीं क्या किया। सबसे पागलपन का काम सोच के अभी आपको लगता है ये क्या था? वसेपुर बनाई थी प्रोड्यूसर साहब सुनील बोरा साहब जी। 6 चरस पी के 1.5 बोतल दारू पी के सुनील बोरा साहब के पेट पे काट लिया 8 बार। और वो मुझे अगले दिन दिखा रहे हैं, सरदार क्या किया तूने। ऐसा था मैं। एक सिंगर आपके बाद की जनरेशन में हुए, सिद्धू मूसेवाला। उनका कत्ल कर दिया गया। अभी भी फोन आते हैं जेलों से। आपको भी कोई धमकी मिली है क्या? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से जिन्होंने सिद्धू को मारा। वो मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर से मेरा जिम, जिम से स्टूडियो और घर ही रही थी। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इंडिया। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, अब अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों का। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. आज इतनी ज़्यादा मौज आने वाली है जितनी ज़्यादा हमको अपनी लटों को सुलझाने में आई।
काहे से कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको सुन के सबसे पहले आता है लुत्फ़, उसके बाद बाकी चीज़ें फॉलो होती हैं। कमाल के कलाकार हैं, फिनोमिना हैं, और इसलिए फिनोमिना नहीं है क्योंकि इनके गाने बैक टू बैक सुपरहिट रहे या इन्होंने एक जॉनर बनाया या एक ट्रेंड सेट किया, एक कल्ट बन गए, इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सफल होते हैं, महंगी महंगी कारें खरीदते हैं, बिलबोर्ड्स पे उनकी तस्वीरें छपती हैं, उनके सामने आंकड़े आते हैं कि साहब इनके गाने को इतने करोड़ बार, इतने अरब बार सुना गया। ये पहले भी कई बार हुआ है। मेरे लिए ये कलाकार दिलचस्प इसलिए है, और जब मैं मेरे कह रहा हूँ तो पूरे ललन टॉप की टीम के लिए, क्योंकि इस कलाकार ने जो 2010 में एक फिल्म आई थी कराटे किड, जैकी चैन की फिल्म थी, उसकी फ़िलॉसफी को चरितार्थ किया है। मिस्टर हान एक शराबी हैं जो कभी कराटे के कोच रहे हैं और अभी वो निर्वासित सी ज़िंदगी जीत रहे हैं, और एक लड़का है जो उस शहर में नया आया है और बुली किया जाता है, ड्रू पार्कर उसका नाम है, जेड स्मिथ ने वो किरदार निभाया, विल स्मिथ के बेटे हैं, और इस बुलिंग से बचने के लिए वो कराटे सीखना चाहता है और मिस्टर हान उसे सिखाते हैं। एक पड़ाव आता है फिल्म का जब वो ज़मींदोज़ है मिस्टर हान, और तब वो बच्चा उन्हीं की कही बात उनके सामने दोहराता है जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में और आज के हमारे मेहमान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइफ विल नॉक यू डाउन। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप हमेशा जीतो, लाइफ विल नॉक यू डाउन, बट यू विल बी जज्ड अगर उस नॉकडाउन के बाद आप दोबारा खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हो या नहीं। आज के हमारे मेहमान तमाम शारीरिक चुनौतियों को, बीमारियों को, अवरोधों को और अपार फेम के बाद अपार इल्ज़ाम और जो इनके मर्सिये लिख दिए गए थे उन सबको धता बता के नए सिरे से खड़े हुए हैं। इसलिए ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राइटर, कंपोज़र, सिंगर यो यो हनी सिंह का। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन दिया मेरा, आई थिंक इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इस बात पे अनवर मसूद साहब का एक शेर है, उन्होंने एक इरशाद महफिल में बोला था, ऐसे ही उनका इंट्रोडक्शन किसी ने बहुत बढ़िया कर दिया। तो उन्होंने फ्री स्टाइल शेर मारा था कि आजकल बातें यूं हैं मेरी, आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हजरत गालिब सा गुमान है। अरे बाप रे। आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हजरत गालिब सा गुमान है, गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। क्या बात, क्या बात। आपका एल्बम आ रहा है नया, ग्लोरी के नाम से आ गया है 26 अगस्त को। उसी सिलसिले में मेरे ख्याल से अभी प्रमोशनल टूर चल रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे सामने जब आपकी ज़िंदगी के कुछ पड़ावों के बारे में ये रिसर्च आई तो जिस पहली पंक्ति पर मेरी नज़र ठहरी और मैं चाहता हूँ कि वहीं से ये बातचीत शुरू हो, वो आपकी माँ के बारे में है। आपकी माता जी जिनका नाम श्रीमती भूपिंदर कौर है, और हमें बताया गया कि वो स्पिरिचुअल हीलर हैं। नहीं, मम्मी स्पिरिचुअल हीलर नहीं है, मम्मी सोशल वर्कर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल है बट हीलर नहीं है। अब उन्होंने हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन शुरू से बहुत स्पिरिचुअल थी। शब्द कीर्तन हमारे घर में बहुत माहौल था, मैं भी कीर्तन करता था, तबला बजाता था, और भी बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरी कहानी। एक्चुअली सर इंटरनेट पे ज़्यादा सच है नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम में जो मेरे बारे में किसी ने सुनता गया, उन्होंने छापते गए और विकीपीडिया पे आता गया। हम लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी इसको ठीक करें, क्योंकि मेरा भी ये सोच थी कि एक मिस्ट्री बने तो साला मिस्ट्री बने रहने दो, कभी जब वक्त आएगा तब बताएंगे हम क्या है। तो मेरी ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है। मम्मी की बात शुरू हुई तो हम घर में कीर्तन का माहौल था, स्कूल में प्रेयर में, मैं 6 स्कूल में पढ़ा हूँ पंजाबी बाग में। कौन से स्कूल में थे? गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल। मैं करमपुरा से हूँ जी। दिल्ली में छोटी सी जगह जो एक्चुअली रिफ्यूजी एरिया था, जहाँ सारे हम लोग रिफ्यूजी हैं। पीछे से फादर और दादाजी लाहौर से आए थे, तो लाहौरी पंजाबी हैं हम। तो उस पूरे एरिया में लाहौरी, झंग, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ के फैमिलीज़ आके बसी।
तो पंजाबी बाग बढ़िया स्कूल में डाला जैसे तैसे पापा जी ने। तो मैं स्कूल में तबला बजाता था। ये कहानी किसी को नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि घर में इतना स्पिरिचुअल माहौल है। तो मैं तबला बजाता था, तो मेरे केस थे, मैंने केस रखे हुए थे, तो मेरे ड्रेडलॉक्स बनने लग गए अपने आप नेचुरल। तो हालांकि मैं हफ्ते में 3 दिन केस स्नान करता रहा, लेकिन तब भी ड्रेडलॉक्स बनते थे। हफ्ते में 3 दिन केस स्नान करना बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी ड्रेडलॉक्स काट देती थी, जो जड़ें बन जाती थी तो वो काट देती थी, तो मेरी जूड़ी छोटी होती गई। तो 6 स्कूल में जानते हैं लोग कि अगर छोटी जूड़ी हो जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोलते? अरे छोटी जूड़ी वाला है, छोटी जूड़ी वाला, बाकी लड़के। तो मजाक बनने लग गया मेरा। तो मैं एक दिन बहुत रोया, तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मेरे केस ही काट दो। तो मम्मी भी परेशान होगी, मम्मी ने केस काट दिया। पापा घर पे थे नहीं, पापा बाहर टूर पे गए हुए थे। तो मैं अगले दिन असेंबली में सर पे रुमाल बांध के खड़ा हुआ, पूरी असेंबली रेडी थी तबले पे, प्रिंसिपल साहब की वेट थी। प्रिंसिपल साहब आए, खड़े हुए, उन्होंने ऐसे देखा मुझे, ऐसे करा। उस दिन के बाद 12 साल का था मैं, शायद 13 साल का, मैंने तबला छोड़ दिया, मैंने दीन धर्म सब छोड़ दिया, और मैं 13 साल की उम्र में एथिस्ट बन गया। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हनी सिंह एथीस्ट हैं? था। ओके। लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन हिंदुत्व से, सनातन धर्म से हुआ मेरे गुरुजी अभिनव आचार्य जी, जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु, म्यूज़िकल गुरु भी हैं, उनसे। वो ब्राह्मण हैं, तो उनसे हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। घर में सिक्खी थी, सिखिज़म के बारे में जानने को मिला। 13 साल की उम्र में जो, बस मैंने कहा मैं ना किसी को बिलीव नहीं करूँगा, नॉलेज मुझे मिल रही है, मैं लेता रहूँगा। फिर उसके बाद वो गुस्सा एथिस्ट बने का चलता रहा, और फिर जवान हुआ। उसके बाद एक गाना आया था मेरा 2005 में, खड़के गलासी तेरे नाते, अशोक मस्ती के साथ, BBC वर्ल्ड चार्ट्स में नंबर 1 हो गया था। लेकिन मेरे पास काम नहीं था 2 साल। फिर 2007 में मैं मोहाली शिफ्ट हुआ, अपने दोस्त के कहने पे, कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर था तब, सिर्फ सिंगर नहीं था, राइटर नहीं था, सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना था मुझे। तो जब पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फ़कीर, कुछ साईं जी, कुछ सूफिज़म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साईयों के साथ बैठता था मैं। तो तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं, लेकिन लोग देखते थे कि ये कौन लड़का है जिसको साईं जी साथ बिठा के इतना कुछ ज्ञान दे रहे। तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हर चीज़ का जवाब देते थे। मैं सुनता गया। तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, जब मुझे शोहरत मिलने लगी, तो एक्चुअली में मुझे तब ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था, उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को। और वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब, मेरी ज़िंदगी ख़राब सब होनी शुरू। और एथिस्ट से वापस धार्मिक मैं बना अभी 2018-19 में, बीमारी के दौरान। ओके, वील कम बैक टू दिस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 1996 का साल रहा होगा, आप 13 साल के थे? जी, ऑलमोस्ट। ईयर नहीं पता मुझे जी। सरदार सरबजीत सिंह जी की क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने पहली बार आपको केश विहीन देखा? वो मेरे से तकरीबन 2-2.5 साल बात नहीं करी उन्होंने। मेरा रिश्ता उनके साथ उसी टाइम ख़राब हो गया था। उससे पहले भी गुड़िया को ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे कम करते थे। आपकी बहन? हाँ, छोटी को। अच्छा। तो वो उनके ज़्यादा नज़दीक थी, लेकिन जैसे ही मेरे केस कटे उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुझे जैसे, ऐसा आपको लगता था कि वो बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं या ऐसा था? वो था ही, क्योंकि मम्मी आपको ज़्यादा प्यार करती है, पापा बहन को करते थे। हर घर की, हर दूसरे घर की यही कहानी है। तो उसके बाद जब मैंने केस कटाए तो उसके बाद पापा ने बिल्कुल मतलब मेरे को अपने दिल से ही दूर कर दिया। फिर हमारा एक कुछ बोले नहीं आपसे? बोले नहीं, 2-2.5 साल तो बात ही नहीं करते थे।
जब कभी अल्कोहल वो पीते नहीं थे, मुश्किल से बियर पीते थे, एक बियर में उनको चढ़ जाती थी, तो बस फिर मतलब गलत बातें बोलते थे मेरे को कि तू मेरा है ही नहीं, तू ये है, तू वो है, और मैं इधर उधर हो जाता था। फिर हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत आ गए। फिर जब मैंने मतलब ठीक था, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, फिर मैंने 2001 में बीएससी इन आईटी करी, और वो आईटी सिर्फ इसलिए ली मैंने कि मुझे कंप्यूटर मिले तो मैं म्यूज़िक बनाना सीखूं। और तब कहाँ से किया ये? मैं विकासपुरी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, और पापा से मेरे ताल्लुकात तब थोड़े से ठीक हुए कि पापा कहते थे चल मेरी कुछ कोटेशंस टाइप कर दिया कर, कोई बात नहीं, तेरे को कंप्यूटर क्या काम करते हैं आप पिताजी? मेरे पापा काम करते थे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का, पहले नौकरी करी काफ़ी साल, फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ साथ ही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का छोटा मोटा काम खोला। मेरे कज़न्स को साथ में मिला लिया, मेरे कज़न्स बड़े थे मुझसे काफ़ी। वहीं आसपास ही रहते थे करमपुरा के इलाके में? हाँ, वो कज़न्स विकासपुरी में रहते थे। तो वही सारा काम देखते थे, वही बेटे थे उनके, तो मेरे को थोड़ी आज़ादी मिली कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। तो जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तब मैंने यूके की कंपनी ने मुझे साइन किया 2004 में। उन्होंने कहा एक एल्बम बनानी है आपके साथ। मैंने 2003 में सर एक एल्बम बनाई हुई एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तब मैं कॉलेज कर रहा था। उस एल्बम का नाम था देसी बाय नेचर। तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन पहले सैम्पलिंग करने से सीखी, सेल्फ लर्न सैम्पलिंग कर करके एक एल्बम बनाई, सिंगर उठाए जगराते से, जागरण से, यहाँ से वहाँ से, 50,000 रुपये में उस दौर में। थोड़ा अगर आप व्यूअर्स को बता सकें जो म्यूज़िक की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है कि सैम्पलिंग का मतलब? सैम्पलिंग का मतलब होता है लूप्स और लाइब्रेरी और अंग्रेज़ी गानों के अंदर से बीट को चॉप कर लेना और उसको पेस्ट करके उस पर सिंगर से गवा देना। तो वो लीगल नहीं है, लेकिन एक अंडरग्राउंड एल्बम थी वो, तो हमने वो बनाई। तो वो देसी बाय नेचर वो कहीं नहीं है, इंटरनेट पे है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम दौर ही नहीं था। लेकिन उसकी पायरेटेड सीडीज़ बर्मिंघम में बिकने लग गई। तो बर्मिंघम की एक कंपनी 2004 में आई मेरे पास कि वी वांट टू साइन यू एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। आई सेड दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अपनी कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करनी है। उस दौर में रीमिक्सेस का दौर था। तो जो मैंने एल्बम बनाई थी देसी बाय नेचर, वो पंजाबी मिक्स एल्बम थी, हिप हॉप पंजाबी मिक्स। किस तरह के गाने थे, कोई ध्यान है आपको? हाँ, मतलब अलग अलग गाने थे। एक अंग्रेज़ी गाना भी था, उसमें मेरे दोस्तों ने इंग्लिश में रैप किया था, और एक था गाना चांजर कैंदी, तो बड़ा सैम्पल के साथ था वो। थोड़ा बता तो दे मुखड़ा क्या था? मैं भूल ही गया। इंटरनेट पे तो है, मैं गाता नहीं था ना। हाँ, तब मैं सिर्फ म्यूज़िक करता था, गाता नहीं था तब। गाना तो बहुत लेट शुरू किया, तो अच्छा था वो भी गाना। वो एल्बम मज़ेदार थी मतलब। तो 2004 में जब वो इंग्लैंड की कंपनी ने साइन किया, उन्होंने कहा हमें तो बनानी है रीमिक्स एल्बम, क्योंकि इंडिया में रीमिक्स चल रहा है। तो मैंने कहा रीमिक्स बनानी है तो हमें उस तरह के सिंगर्स चाहिए होंगे, तो हमें बम्बई जाना पड़ेगा। तो वो मुझे बम्बई लेके गए। फिर मैंने बाबुल सुप्रियो, श्वेता पंडित, इन सबको गवाया। उस वक्त में 20-21 साल मेरी उम्र थी। वो एल्बम पे मैंने 10 महीने काम किया। उस एल्बम का म्यूज़िक वीडियो शूट हुआ। एक गाना था पुराना, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, उसका रीमिक्स किया था मैंने। तो उसका वीडियो शूट हुआ। मुग्धा गोडसे जी उसमें एक्ट किया। बहुत एक्सपेंसिव कंपनी, बहुत पैसा था उनके पास, उन्होंने किया। मुझे भी लिया वीडियो में, मैं बस उंगलियां हिला रहा हूँ, गातों ने रानी था उसमें, तो मुझे लिया उन्होंने। लेकिन तो वो वीडियो है इंटरनेट पे, वही उसमें मेरा नाम लिखा हुआ म्यूजिक किड हनी सिंह। म्यूजिक किड हनी सिंह, ये उन लोगों ने नाम दिया था। तो हनी आपका घर का नाम मम्मी ने रखा था। हनी वैसे हृदय सिंह है, पासपोर्ट पे हृदय सिंह है। तो ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो एल्बम होगी सर सुपर डुपर फ्लॉप, और इंग्लैंड वाले चले गए वापस इंग्लैंड, हमें छोड़ गए यहाँ। हाँ, वापस रोहिणी आ गए, करमपुर आ गए। रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे, पापा ने तो निकाल दिया था घर से। रोहिणी सेक्टर 3 में फ्लैट दिया था, वहाँ पे एक छोटे से कमरे में CPU लगा के मैं बीट्स बनाता था। तो फिर 2005 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा म्यूज़िक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ। तो उनके लिए बनाया, उनको समझ नहीं आया शुरू में। 6 महीने बाद उनकी कॉल आई, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हमें इसमें रैप चाहिए। तो मैं कहा मैं रैप करूँगा, मेरे को ले लेना इसमें। तो इंग्लिश में मेरा दोस्त है शॉन, उसने लिखा मेरे लिए,
उसमें मैंने कहा guess is back again from other way make you crunk again any night or day we can spin your brain into another frame it's Mr. Masti with your boy Honey Singh। वो गाना सर BBC वर्ल्ड चार्ट्स में चला गया। पैसे मुझे 1 रुपया नहीं मिला उसका। इंग्लैंड वाली कंपनी ने मुझे पैसे दिए, मैंने वापस कर दिए अपनी, पता नहीं क्यों मैंने वापस कर दिए। मेरे लिए बहुत थे वो पैसे। क्या लगा पलट के, खुददारी है या मूर्खता है? मूर्खता नहीं, अकड़ थी बहुत। हाँ, कि एल्बम नहीं चली तो क्यों पैसे लूँ। मैंने बोला उनको, कहने ये पैसे ले ला। मैं भाई एल्बम चली नहीं। कितने थे? 5 लाख रुपए उस जमाने में 2004 में। और मैं CNG भरवा के वैगनार में गया था। जब उन्होंने मुझे बुलाया कि तेरे से मिलना है, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तेरे से मिलना है, काम है। और जब मैं पहुंचा तो मेरे बोले ये पैसे पकड़। मैं भाजी मैं ले नहीं सकता। कहते क्यों? मैं कहा एल्बम तो फ्लॉप होगी। कहते तू मेहनत बहुत की है, 1 साल लग गया रहे तू। मैं कहा मैं ले नहीं सकता। मैं ली नहीं है, ऐसे थोड़ा ना लूँगा, 5 लाख रुपये थोड़ा ना लूँगा। बाहर निकले सोच रहा 5 लाख थोड़ा ना लूँगा, इससे भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये सारे हनी एक जैसा साउंड करते हैं। ये हमारे साथी हैं रजत सेन। अभी एक बहुत ज़रूरी प्रोमो काट रहे हैं, कंगना रनौत का इंटरव्यू हुआ था। ओह नाइस। तो ये चंडीगढ़ से हैं, इनका घर का नाम हनी है। अच्छा। तो ये भी, इनका भी टॉर बिल्कुल यही वाला है। तो थोड़ी बहरहाल थोड़ा सा ना हमारी कहानी जंप मार रही है। मैं तो क्योंकि दिस इज हाउ मेमोरी वर्क्स। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ जी नहीं, मैं कह रहा हूँ वो दिस इज हाउ मेमोरी वर्क्स, कुछ याद आ जाता है। मैं अभी भी शब्द वाले फेज में अटका हुआ हूँ। अच्छा। कौन सा पहला शब्द है जो आपने कंठस्थ किया, गाया, सीखा? अभी मैं यहाँ उसको परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं सर मेरा ढका नहीं हुआ और मैं इस हालात में उठत सुखिया बैठत सुखिया, ये शब्द बहुत याद किया। आप वर्डिंग बता दें और अर्थ बता दें उसका। अर्थ तो मुझे पता ही नहीं, अर्थ तो कभी समझा ही नहीं। नहीं, अर्थ बस तो शब्द गाए सिर्फ। बस सब गाए, बस उसमें लीन होते रहे। समझाने वालों की था नहीं, समझ तो आज तक नहीं आ रही चीज़ों की। ना गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ रहे हैं, ना कोई और ग्रंथ समझ में आ रहा है, समझ तो आई नहीं। अजीब सी स्पिरिचुअल जर्नी है जो बड़ी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रियलाइजेशन हुई है 2018 में स्पिरिचुअल जर्नी की। क्योंकि पहले तो मुंह ही मोड़ के उड़े रहे ऊपर वाले से कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये क्या लाइफ है। शिकायतें बहुत रही, शिकायतें रहे, शिकवे करते रहे। पर मेरे जहन से नहीं उतर रहा है कि जब वो प्रिंसिपल ने किया होगा आउट, एकदम रुआसी शक्ल हो गई होगी। मैं ख़त्म हो गया एकदम। मैं कहा ये क्या हुआ। फिर मैडम आई है, चुप ऐसे करके मेरे को हटा दिया। मेरा खाना उतारा, मैं कहा हुआ क्या, समझ नहीं आया। उसके बाद मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई। उससे पहले मैं शराब। आपकी क्लासमेट्स का बिहेवियर बदला आपके प्रति? नहीं, किसी का नहीं बदला। सारे दोस्तों का किसी का नहीं बदला। सारे आज भी भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बात होती है स्कूल के लड़कों से। लेकिन ऐसा किसी ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया मुझे, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं किसी ने फील कराया कि मैंने कुछ गलत किया। तबला छूटा, फिर म्यूजिक में दोबारा से दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? फिर क्या हुआ कि मैंने सुनता रहता था घर पे। पिताजी मेरे इतने ख़िलाफ़ थे कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ, और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो इतने बड़े म्यूज़िक लवर हैं। इतना इंसेन आदमी म्यूज़िक के लिए मैंने देखा ही नहीं, जो रफ़ी साहब को मतलब पी गया। रफ़ी साहब को मैंने जितना सुना अपने फादर की वजह से सुना, क्योंकि इतना सुनते थे रफ़ी साहब। लूप पे बजते थे? लूप पे। कौन से? म्यूज़िक सिस्टम हमारे पास इतना बढ़िया होता था। पापा की तनख्वाह 15,000 और म्यूज़िक सिस्टम 35,000 का घर पे। अब क्या करूं मैं, मेरे को तो फीड ही वो कराया संगीत। मम्मी भी गाती थी मेरी। अच्छा। मम्मी गाती हैं, आज भी गाती हैं, नाइस। बहुत अच्छा गाती हैं। गुरुजी आते थे, गुरुजी गाते थे तो मम्मी और गुरुजी भी गाते थे साथ में। फिर पापा कहते थे ये वाला गाना सुनाओ, वो वाला गाना, ये सब चलता रहता था घर पे। आपका फेवरेट रफ़ी सॉन्ग कौन सा है? मेरा लिखे जो खत तुझे, गाऊं? हाँ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, चोराता ही तो सितारे बन गए। मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। हाँ। फेवरेट रफ़ी साहब से तो ब्लेस्ड कोई म्यूजिशियन रहा ही नहीं।
फिर बहुत म्यूज़िक रहा घर में, बहुत म्यूज़िक रहा, सुनता रहा। फिर क्या हुआ, गजलें भी सुनते थे पिताजी? पापा गज़लें नहीं सुनते थे, पापा रफ़ी साहब ही सुनते थे सारा। मतलब रफ़ी साहब के जितने सेमी क्लासिकल क्लासिक सॉन्ग थे वो भी सुनाते थे, कहते देख ऐसा कोई नहीं गा सकता, ऐसा कोई नहीं गा सकता। तो मैं कहा हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं रफ़ी साहब को सुनता था। मेरे को किशोर दा ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि वो नोटोरियस थे थोड़े। नोटोरियस थे ना उनके गाने, चूहल भरे। हाँ मतलब मज़ेदार थे। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे। ये फ्लो देखो उस जमाने में, आनी बना बना के दूँ नी ना दूँ बाबू आयु, तो ये सुनता था मैं बहुत। तो फिर 91-92 में गुरुजी घर पे आए। पहली बार? नहीं पहली बार नहीं, गुरुजी तो मेरे पैदा होने से पहले के घर पे आ रहे। अभिनव आचार्य जी? अभिनव आचार्य जी। तो किसके गुरु थे वो? वो मेरे पिताजी से ट्यूशन पढ़ते थे। आपके पिताजी से ट्यूशन पढ़ते थे? क्या पढ़ाते थे पिताजी आप? उनको मैथ्स पढ़ाते थे। अच्छा। और फिर पिताजी की शादी हुई। वो परिवार, मेरे अभिनव आचार्य जी के फादर बहुत बड़े हिंदू स्कॉलर थे। मेरे को उनका नाम नहीं पता, याद नहीं, मतलब उनको मैंने देखा नहीं, मतलब हमसे पहले ही चले गए वो। तो बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत रिलीजियस फैमिली से हैं अभिनव आचार्य जी, और बहुत सिंपल आदमी। अभी आप संपर्क में हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो उनको गद्दी मिली है, गंगोत्री में एक आश्रम है वहाँ की, वो वहीं पे बैठते हैं। आप गए हैं वहाँ पे? नहीं वहाँ नहीं मैं गया। देहरादून में भी एक आश्रम है उनका, वहाँ नहीं गया मैं। दिल्ली आते रहते हैं, वो हैं बेसिकली रोहिणी से। तो क्योंकि वो बहुत अलग जगह है, तपोवन, गंगोत्री। पापा जाते रहते हैं उनके साथ, पापा उनके साथ ही होते हैं मैक्सिमम। तो गुरुजी आए घर पे 91-92 में, कहते बेटा आडी बहुत सुन लिया, अब ये टेप लगाओ। तो एक टेप आई सिख फैमिली में, तमिल टेप, और एक म्यूज़िक बजा। उसने मुझे टेक ओवर कर लिया, हावी हो गया मुझ पर। मैं कहा अंकल ये क्या है? तो बेटा अब इसी को सुनोगे, ये लड़का पूरी दुनिया हिला देगा। ए.आर. रहमान। और वो तमिल में रोजा थी, और मैंने 1 साल वो रगड़ दी सुन के। घिस गई कैसेट? 2 आई कैसेट, एक ख़राब होगी ना, क्वालिटी ख़त्म होगी, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा था, उसकी क्लैरिटी ख़त्म होगी, मैं नई खरीदी एक और, मैंने घिस दी। फिर 1 साल बाद आई हिंदी में रोजा, फिर और स्वाद आया जब इजी हो रहा था गाने को। फिर मैं तो पागल हो गया उन आदमी के लिए। मतलब रहमान सर इज़ फॉर मी इज़ द बिगेस्ट सेंट ऑफ म्यूज़िक। कब मिले आप पहली बार उनसे? वो भी बड़ी अच्छी कहानी है। फिर जब मारेगी आप बोलोगे कोई जब बात नहीं, मारेगी, आप है ना? बातें तो ऐसी ऐसे होती ही हैं। चलते हैं। जी जी। तो दुबई में एमिट्स लाउंज में मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ, मेरे साथ पूरा लाव लश्कर होता था, लड़कों का 15-20 लड़के, तुम शुमशा पूरा पूरा हवाबाजी पूरी। कौन सा साल था ये ध्यान? 2013। अच्छा 2013। तो मैं बिजनेस लाउंज में जा रहा हूँ, तो लड़के तो सारे बाहर रुक गए, तो मैं देख रहा हूँ सामने ए रहमान सर इधर को चलते हुए जा रहे। मैं पहले कांपने लग गया, मैं गया पास में, सर पैर छुए मैंने सर एक फ़ोटो हो जाएगी? श्योर। फिर एक बंदा था, उसको मैंने बोला फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींची उसने, बस मैं मिल के निकल गया। हिम्मत ही नहीं, नाम भी नहीं बताया? हिम्मत ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब ही नहीं बनता। मतलब कोई बात ही, मैंने फ़ोटो के लिए हिम्मत जुटाई, वही बहुत थी। फ़ोटो हुई, मैं अपना निकल गया। जब जैसे ही मैं निकला, मैंने एग्ज़िट मारा, तो मैंने सर को देखा भी नहीं, पीछे सर ने एग्ज़िट मारा। अब जब मैंने एग्ज़िट मारा तो मैं एस्केलेटर पर चढ़ा, तो मेरे साथ मेरे 12-15 लड़के, अब मेरा लाव लश्कर देख के बाकी जितने इंडियन पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, वो एक्साइटेड हो गए। तस्वीरों के लिए मुझे देख के पहचान लिया लोगों ने। मैं चलता ही इसलिए था ना कि लोग पहचाने, 12 लड़के साथ में लेके ही चलो। ये कहाँ, दुबई की बात है? दुबई की बात है। तो वो एक्साइटमेंट होगी, तो ए रहमान सर नीचे से देख रहे कौन है बंदा जिसको लोग तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं। तो अल्फाज मेरा भाई है, अल्फाज बाद में ऐसे ऊपर चढ़ा था, तो उन्होंने बुलाया, कम हियर, हु इज दिस गाय? यो हनी सिंह, ही इज हनी सिंह, ब्रिंग हिम हियर। बुलाया मुझे, कहता है नो योर म्यूजिक। मैं सर यू नो माई म्यूजिक? या सर हैव यू एवर हर्ड माई सॉन्ग? आई नो, आई लाइक योर सॉन्ग सेटन एंड द वीडियो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हाँ। फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात पूछी, फिर मैंने उनको एक गाना सुनाया, मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा ये एंट्री दे रहे हैं तो घुस जाओ। तो मैंने हेडफोन निकाले, फ़ोन में गाना सुनाया, मैंने कहा सर ये गाना सुनो, मैंने बनाया है,
गाना सुना उन्होंने, बहुत अच्छा लगा उनको। कहते विच गेयर्स यू यूज़, किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो। AR रहमान मुझसे पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर, मैं सर 2003 से एसिड प्रो पे काम करता हूँ बस। कहते साउंड इज़ वेरी एनालॉग। फिर अभी मेरे उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तो हम, कौन सा गाना सुनाया था आपने उनको हेडफोन पे? वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। बेबी आई एम इन लव विद यू एक गाना है मेरा, जो मैंने अरबिक वाइब में बनाया हुआ, अभी तक रिलीज़ ही नहीं किया। मेरी बहुत कैटलॉग है सर, तकरीबन 700-800 गानों की कैटलॉग है मेरे पास। 700-800 अनरिलीज्ड गाने। अनरिलीज है मेरे पास, अनरिलीज है। दैट्स अ बिग नंबर। ग्लोरी के लिए कम से कम आई थिंक 48 गाने बने हैं, जिसमें से 18 सिलेक्ट हुआ। क्या क्राइटेरिया रहता है कि ये 48 से 18 का नंबर कैसे आया? क्या किस किस यार्डस्टिक पे हटते गए कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता? हाउ डज इट वर्क? देखो ये ग्लोरी तो, अब मैं सर बहुत अलग हो चुका हूँ इंसान ना। जो मेरे पहले गाने थे ना, उनमें एक शैतानी साउंड थी, उनमें एक शैतान सुनाई देता था। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी, एथीस से मैं उस तरफ चला गया था, तो यू आर यूजिंग दिस वर्ड रिपीटेडली। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर उसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूं, मतलब इतनी ब्रीफ इंटरव्यू में यही था कि बस डिसरिस्पेक्ट किया बहुत, जिसे बोलते हैं सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। विल कम टू साउंड। कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका, पार्टी ऑन लाइट, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। एक वीडियो है JZB के साथ, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। लुक इन टू मी इन दैट वीडियो, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, दैट्स नॉट मी, दैट्स समबडी एल्स। Are you ashamed of those? I'm not ashamed, like ashamed तो नहीं हूँ, Embarrassed? embarrassed भी नहीं हूँ। मतलब मेरे को होता है कि यार ये होना था। देखो पता क्या है, गलती इंसान नहीं करता, लिखी हुई होती है हमारी किस्मत में कि ये इंसान ये गलतियाँ करेगा। और सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है कि ऊपर वाला हमें ये ब्लेस कर दे कि हमें उसका रियलाइजेशन हो जाए कि ये हमने गलतियाँ करी। नहीं तो कई लोगों की ज़िंदगियाँ इसी में निकल जाती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने क्या किया गलत, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। तो अशेम नहीं हूँ, मुझे लगता है वो भी ज़रूरी था, जर्नी है मेरा यहाँ तक पहुँचना। ये तो मैं अपने आप को डिस्कवर ही ना कर पाता। ये गाना लिखा किसने था, 4 बोतल वोडका? मैंने लिखा था, और 4 बोतल वोडका पी के लिखा था ऑस्ट्रेलिया में। एक बार में 3 लोगों ने 4 बोतल वोडका पी थी। और शाहरुख भाई को, ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं 2013 में, चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के बाद। तो हम वर्ल्ड टूर किया साथ में शाहरुख भाई के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग, तो वहाँ पे क्या हुआ उसके पीछे भी एक कहानी है कि मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है, ये कल्चर ख़राब करता है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। तो मेरे को शाहरुख भाई ने बोला भी तेरे पर ये चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं टूर ही नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई आपने ये बोल दी, इतनी बड़ी बात है। फाइनली मैं टूर पे गया। 25,000 लोग थे। जब मैं स्टेज पे गया तो 25,000 में से 30,000 लोग शोर मचा रहे थे, और सिर्फ 500 लोग बाहर मेरा पुतला साड़ रहे थे और मेरा पोस्टर लेके खड़े थे। वो 500 लोग मेरे को इतना इरिटेट कर गए ना, और हर्ट कर गए। मैंने कहा यार मैं क्या ऐसा किया यार, ये तो इसको इतना ऐसा क्या इशू बना रहे किसी भी चीज़ को, कि मैंने क्या कल्चर ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मेरा कोरियोग्राफर और एक डांसर और एक मैं मेरे रूम में आ गए। शो के बाद मैं कहा शराब पीते हैं। 1 बोतल शुरू हुई, 1.5 बोतल ख़त्म हुई, मैंने लैपटॉप खोल लिया, मैंने बीट बनानी शुरू कर दी। 2.5 बोतल के बाद उस बीट पे मैंने बात लिखी, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज़ का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। मैं लड़को बोला समझ में आ रहा है? कहता भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मैं कहा ये है चूच, ये कुछ है। जब पूरी 4 बोतल ख़त्म हुई तो मैंने एक डिसीज़न लिया। मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊँगा? भाई कैसे गाओगे? मैं कहा मैं इसको बच्चे की एक्सेंट में गाऊँगा। मैं रहूँ सारी रात इन द बार, दारू पीऊँ लगातार। कहते भाई ऐसा क्यों? मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूँगा वोडका,
जो कह रहे हैं कि मैं नस्ल ख़राब कर रहा हूँ। ये मैंने गुस्से में बनाया और ये मैंने कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोदका शो का। बच्चा बच्चा गाएगा और वो हुआ सर, बच्चा बच्चा गाता था वोदका और माँ बाप कहते थे क्या गाना है, बच्चा बच्चा 4 बोतल वोदका गा रहा। तो जब सुबह उठ के शाहरुख भाई को गाना सुना, कहते तू पागल है, क्या गाना है, फ्लॉप हो जाएगा, गालियाँ पड़ेंगी तेरे को। मैं गालियाँ पड़ती रहे, मैं तो ये गाऊँगा और ऐसे ही गाऊँगा। तो ये कोई क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में वर्ड होता है, ये कोई स्पिरिचुअल थॉट थोड़ी ना, एक सैटेनिक थॉट ही तो है। इनफैक्ट जब ये गाना आया तो मैंने कुछ लिवर के डॉक्टर से पूछा, इट हैड बिकम अ मैथमेटिक्स का सवाल कि यदि एक आदमी रोज़ाना 4 बोतल वोडका पीता है तो वो कितने दिन जिएगा, एक स्वस्थ लिवर वाला व्यक्ति। खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा सब कुछ। अभी आप संपर्क में हैं शाहरुख खान के? हाँ जी, हाँ जी। शाहरुख भाई से अभी लास्ट तो आई थिंक 2-2.5 साल पहले मिले थे। उसके बाद करीम भाई के थ्रू ही बात हुई है 2-3 बार। करीम भाई कौन है? उनके साथ सारा काम देखते हैं उनका। अच्छा। शुरू से उनके साथ हैं, 90s से उनके साथ हैं। तो करीम भाई के थ्रू काफ़ी बात हुई है, लेकिन मिल नहीं पा रहा मैं उनसे, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं अब हिंदुस्तान में। जब भी आता हूँ तो वो कहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं दुबई रहता हूँ। दुबई रहता है। तो ये बड़ा सीन रहता है। जो भी जिक्र हो रहा है, एक खलिश सी आके जा रही है। क्या खलिश है ना, कहीं कुछ अटका हुआ सा है और कुछ मेरे को दिख रहा है ना, वो सब याद आ जाता है, विजुअल आ जाता है कि मैं कैसे बैठा हुआ था और लड़के फ्लोर पे बैठे थे जब 4 बॉटल वोडका बना था। उस टाइम वोदका आई यूज्ड टू स्मोक हशीश फॉर 2.5 years लाइक क्रेजी। हशीश? ये क्या होता है? हैश जिसे बोलते हैं, चरस। इसी से तो मैं बीमार हुआ, कैसी होती है, मतलब क्या पाउडर जैसा? काली सी होती है जैसे वैक्स जैसी। ओके। और क्या सिगरेट में भर के पीते हैं? हाँ, सिगरेट में भर के पी जाती है। गांजा गांजा का अलग बाप, गांजा का बाप होता है गांजे चरस। का पिताजी, गांजे के दादाजी। चरस। और ये इतनी पी कि क्या आदमी हेलीकॉप्टर हो जाता है उसको पी के? आदमी बस पागल हो जाता। और मैं 12 जॉइंट पीता था एक दिन के। लोग 2 पी लें तो ख़त्म हो जाए, एक्सट्रीम किया बहुत। ये कौन से साल की बात है? 2012 की शुरुआत से शुरू हो गया था और 2014 जब तक मेरा क्रैश नहीं हुआ सब कुछ, जब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तब मैंने उसको छोड़ा। जैसे ही ख़त्म हुआ सब कुछ, मैंने उसको छोड़ दिया। और आज 10 साल हो गया, हाथ तक नहीं लगा। लोग बोलते हैं हनी सिंह रिहैब में गया, कोई रिहैब में नहीं गया मैं। मेरे को नशा छोड़ने के लिए ये लगा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता कुछ भी छोड़ने में। चाहे लोग। क्या हुआ है जब लगा कि छोड़ देना है? मेरा बहुत सर बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। मेरा बहुत बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, इंडियाज़ रॉ स्टार, मैंने डिज़ाइन किया था। आई वाज द मेन जज ऑफ द शो। आई वाज डूइंग इंटरनेशनल टूर विद शाहरुख खान एट दैट टाइम। आई वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एतिसलात इन दुबई। आई वाज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। सारी फिल्मों में गाने आ रहे थे, लेकिन एकदम क्रैश हुआ, मुझे सिम्टम्स आने शुरू हुए। क्या होते हैं सिम्टम? कैसे आपको लगा, आपके इर्द गिर्द वालों को लगा? अरे वो मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। गुनीत मोगा ने प्रोड्यूस की है। हाँ जी। नेटफ्लिक्स पे आ रही है। वो उन्होंने 2 साल शूट किया मेरे साथ। तो उसमें एक्चुअली में असल पता लगेगा कि मेरी कहानी क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या मोमेंट आई। उसमें मेरी डिस्कोग्राफी नहीं है कि कौन सा गाना कैसे हिट हुआ, कहाँ से बना, वो सब नहीं है। उसमें मेरी एज हृदय सिंह की क्या जर्नी रही जो हनी सिंह बनने तक। और उसका नाम बड़ा अच्छा रखा उन्होंने, फेमस। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा फेमस क्यों? कहते हमने 2 साल तुम्हारे साथ शूट किया है, करमपुरा से लेके कैलिफोर्निया तक शूट किया उन्होंने मेरे साथ। कहते हमने देखा ये लड़का जब करमपुरा में था तब भी फेमस था, जब स्कूल में था तब भी फेमस था, जब पंजाब पहुंचा तब भी फेमस हो गया, फिर बॉलीवुड हुआ तो और फेमस हो गया, फिर उसके बाद फेमस होने के नुकसान, और साला आज 7 साल गायब रहा, साला तब भी फेमस है। हम इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम इसे भूल क्यों नहीं गए? तो बड़ा अच्छा टाइटल रखा हुआ, फेमस। आप जिस टूर की बात कर रहे हैं जिसमें शाहरुख खान का जिक्र आ रहा है, उसको लेके एक
र्यूमर चलती है हाँ, कि उन्होंने उस ट्रिप के दौरान आपको थप्पड़ मारा। क्या शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा? ये आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में सुनेंगे, ये जवाब उसमें मिलेगा। ये मैं यहाँ नहीं बता सकता। अरे भाई साहब कुछ तो बताइए, हम लोग भी देखिए रिसर्च करके इतना सब लाव लश्कर लिए बैठे हैं। नहीं हाँ? ये उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली इसका बिल मैं नेटफ्लिक्स को भेजूं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए आपकी डॉक्यूमेंट्री का हम प्रमोशन कर रहे हैं बिना पैसे के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ बेसिकली उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, इंटरव्यूज़ में ना बताएं, तो हमारे माध्यम से लोग एक बारी देखें तो और अच्छा रहेगा, कनेक्ट रहेंगे लोग। प्यार से थपड़ाया होगा, सुधर जा। मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेरी। कुछ भी नहीं तो ये खबर उड़ी कैसे? क्या एक पीआर माफिया एक्टिव था, कोई था जो सबोटाज कर रहा था? सर मैं आज तक कोई पीआर कंपनी हायर नहीं करी मैंने, और जब कामयाब हुआ तो मेरे से मीडिया की मुलाकात हो पाती थी सिर्फ मेरे शोज़ पे, क्योंकि मैं किसी की पार्टीज़ में नहीं दिखता था, मैं कोई इवेंट्स पे नहीं जाता था, मैं बम्बई शहर में रहता नहीं था। मोहाली रहते थे कि मैं दिल्ली रहता था। नहीं, ये 2009-10 के बाद? नहीं, अभी 11-12। अच्छा, इसके बाद हाँ। स्टार बन गया था, थोड़ा बहुत स्टार। तो मीडिया का मुलाकात मेरे से हो पाती थी शोज़ पे, और वहाँ पड़ते थे मीडिया को धक्के। तो मीडिया को लगता था कि ये क्या आदमी है, इतना एरोगेंट, साला बात ही नहीं करता हमसे। और मेरे को ये लगता रहा मैं अभी क्या इंटरव्यूज़ दूँ, मैं अभी क्या बातें करूँ, अभी साला करना है, अभी अब करना है, अभी सब करना है, अभी सब करना है। तो जब मेरा क्रैश हुआ सीन, तो मीडिया को एक बहाना मिला कि साला कुछ खबर आई है, कुछ तो हुआ है, अब छापो जो मर्जी। तो सब कुछ छपा। मैंने आज तक क्लैरिफाई नहीं किया, मैंने आज तक किसी भी एलिगेशन को क्लैरिफाई नहीं किया, कोई इंटरव्यू नहीं किया आज तक जिसमें क्लैरिफाई किया हो किसी भी चीज़ को, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर वन माइक, वन कैमरा and couple of millions of dollars to tell my side, and Netflix paid me that, so you're gonna witness that in it. सबसे अजीबोगरीब क्या अफवाह सुनी आपने अपने बारे में? पता नहीं, मैं तो सुनता भी नहीं था। कुछ तो कानों तक पहुंचता होगा ना कि आपके बारे में ये छाप दिया गया, ये लिख दिया गया। एक ही रिहैब वाली बड़ी अजीब कहानी थी। मेरा तो सीधा, मैं अमेरिका से जब आया, जब मुझे सिम्टम बहुत ख़राब हुए, टूर पे थे आप अमेरिका? हाँ, शाहरुख भाई के साथ टूर पे था, और फिर मेरा एपिसोड आते ही शूट होना था बॉम्बे में। तो मैं वहाँ से एपिसोड छोड़ के एपिसोड पे रोने लग गया था, और फिर एपिसोड छोड़ते ही मैं सीधा घर आ गया नोएडा, और नोएडा में ही रहा, और कोई मेरे को नशा छोड़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी रिहैब की, किसी भी जगह की। दारू भी छोड़ दी मैंने, चरस भी छोड़ दी उसी वक्त। मुझे कहना घर वालों को इतना बोला कि मेरे को दिमागी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को ये ठीक करानी है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को ये ठीक करानी है। मेरे को घर वाले कहते तूने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इससे पैसे लिए, उनसे पैसे लिए, वो सू कर देंगे, इंटरनेशनल लॉज हैं, तेरे को तो काम करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको ठीक करने में 7 साल लग गए। तो इतना बुरा है ये चरस गांजा जो हम मज़े में पी लेते हैं। और इस साल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे बुलाया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। मैंने जून में इंडिया गेट पे परफॉर्म किया, और वहाँ पे बातें शेयर करी इस बारे में कि ये हमारी आने वाली नस्ल ना करे। कूल होने के लिए हम लोग कर लेते हैं। पर जब आप ये सब कर रहे थे उसके थोड़े टाइम पहले शायद आपका वो गाना आया था, डोप शो एना वीना डोप शो मारिया तो करो। वो गलत गाना थोड़ी ना है, क्या कह रहा हूँ मैं उसमें? नहीं, वो गाना सही है, वही तो कह रहा हूँ, एना वीना डोप शो मारिया करो। हाँ। और ये सब गाते हुए आप डोप कर रहे थे? इसके बाद शुरू हुआ था। ये मैंने गाना बनाया था 2009 में, आया था 2011 में। हाँ। 2012 में मैंने चरस करनी शुरू करी। Who introduced you to these things? Few big names, few very big names, very influential names, and they teased me. अरे सरदार बड़ा तू पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा। मैं क्या इसमें 2 करता हूँ, वो कुछ हुआ ही नहीं। 1 2 3 4 5, फिर उसकी एडिक्शन लग गई। लड़का रखा हुआ था मैंने नौकरी पे जो रोल करता था, मुझे रोल नहीं करना आता। इतना बुरा हाल, सोते भी चाहिए, उठते भी चाहिए, ऑलवेज हाई, पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ऑलवेज हाई, ऑलवेज हाई। लेकिन मुझे देख के नहीं कह सकते थे आप। मैं काम कर लेता था, शोज़ कर लेता था, टूर्स कर लेता था, ट्रैवल कर, सोता नहीं था। आपकी शादी हो चुकी थी तब? हाँ, शादी हो चुकी थी। तो आपकी जो पत्नी थी उस समय, शालिनी, उनकी क्या रिएक्शन होती थी? उनके साथ रिश्ते इतने बढ़िया नहीं रहे थे उस वक्त में, दूरियां थी, मैं ट्रैवल ही करता रहता था। कब शादी हुई आपकी? हमारी 2011 में शादी हुई थी, और 2011 में शादी होने के बाद
9-10 महीने हम लोग साथ रहे ठीक ठाक। उसके बाद सक्सेस एकदम फटा, तो मैं फिर घर मुड़ा ही नहीं। मम्मी पापा गुड़िया और शालिनी को मैंने एकदम छोड़ ही दिया था। वो चारों लोग घर में थे? भूल गया था उनको मैं। दौलत, शौहरत, नशा, औरत, ये सब में घुस गया था। बहुत ख़राब किया वो तभी कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल थोड़ा ना था, कहीं भी स्पिरिचुअलिटी का ही। तब अभिनव आचार्य का कभी फ़ोन आया उस दौर में? नहीं, मिलते ही नहीं थे। मिलते थे लेकिन मैं उनसे आंखें चुराता, बहुत कम, साल में एक बार ही मिल लिए तो मैं आंखें चुराता था उनसे। तो मुझे पता है कि वो पढ़ लेंगे सब कुछ, डरता था उनसे। अभी कैसी हैं गुड़िया? गुड़िया खुश है, मेलबर्न में शादी हुई है उसकी, बढ़िया नौकरी कर रही है। क्या करती हैं वो? वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है और उसके पास 20-25 लड़कियों की टीम है इंटरनेशनली, उनको उस ब्रांड को रन करती है। वो इंडिपेंडेंट है। वो उसने फैशन जर्नलिज्म किया था, यहाँ प्रैक्टिस भी करी थी दिल्ली में। अच्छा। हाँ, कई फैशन ब्रांड्स को उसने। क्या नाम क्या है उनका? स्नेहा सिंह। स्नेहा सिंह बहुत उनकी सर्कल में पता था कि ये हनी सिंह की बहन है? बहुत लेट। कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया? नहीं, बहुत लेट। वो बहुत इंडिपेंडेंट है। और आपके कॉन्सर्ट में आती थी वो? मैंने तो घर वालों को सबको मना कर रखा था, कोई मेरे कॉन्सर्ट में नहीं आएगा। तो ये एक बार ही पहुंच गई। कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में कॉन्सर्ट था, पता नहीं। तो मेरी एक आदत है कि दुश्मनदारी इतनी है, उस ज़माने में और थी। तो मैं जब स्टेज पे चढ़ता था तो मेरा होता था कि मैंने 1.5 मिनट में पहले तो स्कैन करना है कि साला कौन फ़ैन है और कौन लठ मारने आया, कौन अंडा मारने आया। तो मैं स्कैन करता था गाते गाते। अच्छा, ये शरारती लड़के हैं, इनको बाद में देखेंगे, यहाँ लड़कियाँ खड़ी हैं, ठीक है। तो मैं स्कैन करता था सारा क्राउड 1-1.25 मिनट में परफॉर्म करते करते। बड़ी दिक्कतें होती थी मेरे शोज़ में ना, नोटोरियस लोग बहुत आए थे, बहुत वाइल्ड लोग भी आए थे, फिर वो ओवर एक्साइटेड। अब गाने ही वैसे आ रहे थे तो उनको लगा ये तो अपने भाई वही वो ऐसे कनेक्ट करते थे। तो मेरा एक फर्ज होता था, मैं स्कैन करता था। मैं बस स्कैन करा तो राइट साइड पे क्राउड में गुड़िया ऐसे छुपी हुई। मैं कहा तू क्या कर रही है यहाँ पे? यू सेड इट फ्रॉम द स्टेज? मैं कहा मैं तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो रोने लगी। अच्छा, मैं चल कोई नहीं एंजॉय कर ले। रोई खूब, फिर घर आके बोल रही सबको कि भाई तो स्टार बन गया। लेकिन अजीब सा ही रहा सब कुछ अब, लेकिन बहुत बढ़िया है। जब से भोलेनाथ मिले ना, तब से बहुत बढ़िया जिंदगी। कैसे मिले भोलेनाथ? उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं जब बीमार था तो सर, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी, कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग मनगढ़ंत चीज़ें इमेजिन करता है विद 1000% श्योरिटी कि ये सब सच है, और आपको दिखने लग जाता है वो कि ये सब हो रहा है, और आपको सस्पिशियस थॉट्स आते हैं, आपको साइकोटिक थॉट्स आते हैं, वियर्ड, मतलब इस दुनिया से अलग थॉट्स आते हैं। और मुझे 30 सेकंड्स में 30,000 थॉट्स आते थे, और वो भी नेगेटिव। और ये सिलसिला 6 साल चला। मतलब ऐसे मैं सर तकरीबन 2.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला, 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। नोएडा। लोग बोलते हैं कोविड हुआ 3 महीने हम घर से बाहर नहीं निकले, यार लॉकडाउन बड़ा बुरा था। 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं नहाता भी था तो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के नहाता था, मुझे डर लगता था, इतना फियर था, किसी से मिलता नहीं था। मैंने 5 साल में पता कितनी बात करी होगी? खाना खाना है, दे दो, सोना है, ठीक है, इतनी बात करी, किसी से नहीं मिला, टेलीफोन पे बात नहीं करी 6 साल। रनिंग इन्फॉर्मेशन से डर लगता था, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, रनिंग इन्फॉर्मेशन से डर लगता था। तो रनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर फ़ोन पे कोई आदमी बात कर रहा तो मुझे लगता था ये कोई और है जो बात कर रहा है। तो कोई बात कर रहा था, मैंने बात करी नहीं बिल्कुल फ़ोन पे। तो
मैं वॉइस नोट्स पे बात करना शुरू हुआ था 2017 में। वॉइस नोट भेजता था और जब बंदा को वॉइस नोट भेजता था उसके वॉइस नोट को मैं गलत समझ लेता था, वहीं बंद कर देता था, फिर हफ्ते बाद उसका वॉइस नोट दोबारा खोलता था। तो बहुत घटिया बीमारी है और ये स्पेशली किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन मुझे ट्रिगर हुई हशीश की वजह से, चरस गांजे की वजह से और अल्कोहलिज्म की वजह से। तो ये दिमाग को ऐसा कर देती है कि बस ख़त्म। तो घर पे बड़े सारे माहौल एपिसोड्स हुए मेरे, बहुत सारे एपिसोड्स हुए किस तरह के? बीमारी के दौरान बड़े अजीब अजीब से एपिसोड्स थे। मतलब मुझे लगता था ये जो लेडी घूम रही है ना, ये कह रहे हैं कि ये मम्मी है, ये मम्मी नहीं है, कोई और औरत है, ये पापा थोड़ना है, ये मेरी वाइफ थोड़ना है, ये गुड़िया थोड़ना है, कोई और। मैं उन यकीन मान लो मेरे से बात कर रहे थे, अजीब अजीब चीज़। और इतना यकीन होता है ना आपको अपनी फेक इमेजिनेशन पे इस बीमारी के दौरान कि आप कोई डॉक्टर भी आपको कह दे, दुनिया के आई थिंक 6 से 7 डॉक्टर लगे, कई डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि इसका केस इतना ख़राब है कि अब सारी ज़िंदगी दवाई खाएगा, रोटी खाएगा और सोएगा। लेकिन यहाँ देखो बैठे हैं, हर हर महादेव। कहाँ इलाज चला? मेरे घर पे ही आते थे सारे, दिल्ली में ही इलाज चला सारा, लेकिन बाहर के डॉक्टर्स जितने आते थे वो सबसे अपॉइंटमेंट्स दिल्ली में होती। मैं दिल्ली तो छोड़ा ही नहीं ना, मैंने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, दिल्ली में ही रहा। और फैमिली ने आपका साथ नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल नहीं छोड़ा। मम्मी पापा गुड़िया शालिनी बिल्कुल नहीं छोड़ा। मेरा जो अगला सवाल है, आप चाहें तो जवाब दें, चाहें तो, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपकी पत्नी ने जब तलाक की अर्जी फाइल की तब डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, इज दैट ट्रू? सर पहली बात यह है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने एक MOU साइन किया है उनके साथ और उन्होंने एक MOU साइन किया है मेरे साथ कि जो हमारी सेटलमेंट हुई है डिवोर्स की, उसके अंदर ये टर्म एंड कंडीशन है कि मैं मीडिया में उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो अगर हमारी सेटलमेंट हुई है डिवोर्स की तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा? वायलेंस के बाद भी लोगों के समझौते होते हैं। चलो इस पर मैं बता नहीं सकता। तो लेकिन 1 करोड़ रुपए और MOU? नहीं, पैसे तो काफ़ी ज़्यादा लगे, मीडिया में तो कम आए, पैसे तो काफ़ी ज़्यादा लगे, MOU हुआ। बिकॉज हम जैसे सुन रहे हैं ना कि व्हेन इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, द होल फैमिली वाज देयर। अभी फैमिली से एक मेंबर चला गया है। लेकिन हमें बहुत कुछ ऐसा पता लगा कि जो शॉकिंग था, तो मैं बताऊंगा ही नहीं कभी क्या पता लगा। कैसे मिले थे आप लोग पहली बार? तो बचपन का प्यार था, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम। गुरु नानक स्कूल में थे साथ में? वो गुरु नानक स्कूल में नहीं थे, गुरु नानक स्कूल में मैं जब पास आउट हो गया था, जब BSc की तैयारी कर रहा था, तो वो 12वीं कर रही थी। ट्यूशन में मिले थे, करमपुरा का प्यार था, साथ ही उठे थे सड़क से। आई लीव इट, इट्स वेरी पर्सनल, आई एम सॉरी, बट चूँकि वो पब्लिक में था सो आई हैड टू आस्क एज अ जर्नलिस्ट। जो मैंने थोड़ा सा मैं आपके पर्सनल से अपने पर्सनल पे आता हूँ। 2010 में हम चंडीगढ़ पहुँचे थे काम के सिलसिले में, और 2010-11 के उस फेज़ में पंजाबी म्यूज़िक में हमें 2 बिल्कुल अलहदा आवाज़ें सुनाई थी। एक सतिंदर सरताज, हाँ, जो साईं गा रहे थे और बहुत पॉपुलर हुए थे गाने, वो पानी पंजाब दरियावा वाला वो सारा, या माई वाले वो सारे गाने। और दूसरा एल्बम आया इंटरनेशनल विलेजर, उसके भी बहुत ट्रिपी गाने। पिछले दिनों आई वाज टॉकिंग टू समबडी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, तो ही वाज इंक्वायरिंग कि ये असलहा शब्द कितना कॉमन है। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, जो आपका दिलजीत दोसांझ के साथ गाना है कि वो दूध वाले जा रहे हैं और उसमें से वो बंदूकें निकल रही हैं, कौन सा गाना है वो? गोलियां। हाँ, तो मैंने कहा देखिए इसमें रैप जो है उसमें असलहा शब्द आ रहा है, तो ये मैंने कहा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत कॉमन है। तो वो रेफरेंस पॉइंट में चीज़ थी और 2 बहुत अलग अलग चीज़ें थे। वॉज इट
तो फर्स्ट बिग बैंग म्यूजिक सिनेरियो के हिसाब से क्या बदला था, किस तरह के फीडबैक आ रहे थे, और जब आप उसके गाने बना रहे थे तब क्या चल रहा था? क्योंकि एक वो अशोक मस्ती वाला दौर हो गया था। अशोक मस्ती के दौर के बाद 2007 में जब मैं पंजाब में शिफ्ट हुआ, तो 2005 के बाद 2007 किसके कहने पे? मेरे दोस्त मधुकांत के कहने पे, जो नौकरी करता था, अपना छोटा मोटा धंधा खोलना चाहता था केमिकल्स का। तो 2005-06 2 साल उसने, मेरे को लोग पहचानने लगे थे अशोक मस्ती के गाने के बाद। हम लोग कहीं जाते थे मॉल में, बेबी फेस, दैट कैप, उस गाने में जो कपड़े पहनता था मैं हिप हॉप से, तो वो मधुकांत मुझे लाके देता था कि भाई तू पहन, तेरे को लोग पहचानते हैं, फोटो तेरे साथ करवाते हैं। कहाँ से लाते थे वो कपड़े? गफार मार्केट से, पालिका से, यहाँ से कपड़े वो अपने लिए भी लाता था और मेरे लिए लेकर आता था। क्या इसका रूल क्या होता है? जैसे क्या अमेरिका ने जो कैनन स्टैंडर्ड सेट किया, हम लोग शुरू से वही पहन देखते थे ना, हिप हॉप बहुत सुनते थे, तो हिप हॉप कपड़े ढीले से बास्केटबॉल टाइप के, वो जर्सी, शॉर्ट्स, जर्सीज, अंगूठियां तो नहीं पहनते थे उस टाइम। और वो जो आप बोल रहे थे कि जब मैं उस गाने में भी ऐसे उंगलियां ही कर रहा था, ये सब सीखना पड़ता है क्या, कैसे करना है? ऐसे ही हो जाता था देख देख के, वाना भी थे हम, वाना भी थे। तो जब पंजाब पहुंचा 2007 में, मैंने दोस्त मधुकांत को बोला, मैं कहा भाई तू कह रहा है इधर काम कर, मैं कैसे काम करूँगा? तो कहते ढोल बजाओ। मैं कहा मैं हिप हॉप प्रोड्यूसर मैन, ढोल बजाओ। हाँ, वो सारे कहते पैसे जिन्ना मर्जी ले बजाना, ढोल पैना तेनू। मैं कहा क्यों बजाऊँ यार मैं ढोल, मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ जी। तो कहता यार 8 गानों की एल्बम होती है। मैं कहा, कहता 7 गाने ढोल बजा दी, 1 में हिप हॉप कर दियो, और 1 के लिए तो मान जाएंगे। मैं कहा उसका वीडियो नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा? कहते तू कर ले, तेरे को पैसे तो मिल रहे हैं। तो मैंने उसके कहने पे करे, और मैं अवार्ड विनिंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर रहा 3-4 साल पंजाब के अंदर, म्यूज़िक डायरेक्टर रहा। धीरे धीरे मैंने गाने लिखने शुरू करे, थोड़ा थोड़ा मुझे और पैसा मिलना शुरू किया, कहते थोड़ा रैप कर दो, थोड़ा थोड़ा और पैसा देना शुरू किया, कहते थोड़ा वीडियो में भी आ जाओ। तो मैंने कहा यार दिस इज़, और ना गाना पता कौन सा चलता था, जो एक हिप हॉप बनाता था ना मैं, वो चल जाता था। जैसे चस्का एक गाना था मेरा, चस्का यारानू, वो पूरी एल्बम ढोल पे है। एक गाना, अच्छा आपने यही गाना सुना? एक गाना हिप हॉप बनाया और वही चला, और वही होता रहा। दोबारा आते थे मेरे पास अगले साल, पाजी एल्बम करनी। मैं कहा नहीं करनी साली तेरे साथ, तूने पहले पूरी एल्बम तेरी हिप हॉप बनानी थी, तूने माना नहीं, और हिप हॉप गाना ही चला तो तू कह रहा है यही करनी है। तो मैंने कहा यार ऐसे मेरी ना जो सेटिस्फैक्शन है ना, पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम भी हो रहा है, लेकिन ऐसे मेरी ना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। मुझे एक एल्बम बनानी पड़ेगी जो मैं रखूँ इंटरनेशनल विलेजर और नाम उसका, और उसमें अलग अलग आर्टिस्ट से वो साउंड बनाऊँ जो साली मैं बनाना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी की। तो वो तकरीबन एल्बम 2.5 साल में बनी। मैंने अलग अलग आर्टिस्ट को अप्रोच किया कि मेरे लिए गाने गाओ, मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया अपनी मर्ज़ी का। उस एल्बम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ओके। जब वो बनी, तो जब मैं एल्बम वो मिक्स मास्टर कर रहा था, तो मेरे को आज भी याद है कि मेरी शादी होने वाली थी। मिक्स मास्टर ये क्या होता है? इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग एल्बम की, वो मैंने ही करी थी। उसकी म्यूज़िक सारा मैंने बनाया। आपने मोहाली में स्टूडियो बना रखा था? मोहाली में थोड़ा किया, थोड़ा दिल्ली वाले स्टूडियो में किया। दिल्ली में स्टूडियो हायर करता था मैं राजेंद्र नगर में, एक हमारे पाजी थे गुरदीप पाजी उनका। तो मैं एल्बम मिक्स मास्टर कर रहा था, मम्मी कह रही बेटा तेरी शादी तरी है थे, तू कितने हैं? कहाँ पर? कब थी शादी? 11 में। 11 में, रिलीज से पहले। क्या तारीख थी रिलीज? शादी की तारीख? शादी 23 जनवरी 2011, तो ये 10 की बात है। 10 को मैं मिक्स मास्टर कर रहा था, दिसंबर नवंबर में। तो मम्मी कह रही कि बेटा तेरी शादी होने वाली है और तू कहाँ स्टूडियो में अभी भी लगा हुआ है। मैं कहा मम्मी मैं ये जो एल्बम कर रहा हूँ ना, इससे बॉलीवुड क्रैक कर दूँगा। तो मम्मी क्या बोलती थी जब ये, क्योंकि उस समय तो ये बहुत बड़ा दावा लगता होगा ना? हाँ, मम्मी कहती, हमेशा मम्मी कहती ठीक है, यही होता था पहले। लेकिन अब तो शी बिलीव इन मी लाइक एनीथिंग। पहले भी बिलीव बहुत था उनको था बस ये होगा कैसे, जब हमें कोई जानता नहीं इस इंडस्ट्री का, हमें कोई पहचानता नहीं, कौन बूस्ट करेगा, क्या बॉलीवुड की बातें कर रहा है। तो वही हुआ। इंटरनेशनल विलेजर नवंबर में आई 2011 में। पहला गाना था डोप शोप, चला ही नहीं, फ्लॉप हो गया। ऑडियो रिलीज हुआ था या वीडियो भी आया था? ऑडियो भी आया था, वीडियो भी आया था। ओके। फिर उसके बाद अंग्रेजी बीट पड़ा रहा, चला ही नहीं। पूरी एल्बम 3 महीने तक पड़ी रही। फिर धीरे धीरे डोप शो 3 महीने तक चला ही नहीं? कुछ भी नहीं पहुंचा नहीं लोगों तक? पहुंचा तो था काफ़ी। हाँ। उस टाइम पे इंटरनेट कम था, लेकिन फिर भी पहुंचा काफ़ी जितना हो सकता था। स्पीड रिकॉर्ड्स हमारे दिनेश पाजी हैं, उनमें मैं बहुत उनका थैंक्स करना चाहता हूं कि एक रीजनल म्यूज़िक लेबल होने के बावजूद उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ पहुंचा दिया उस एल्बम से।
तो उन्होंने बिलीव किया मुझे। और क्योंकि उसके उस पूरे एल्बम की बीट के अलावा हमें उसका वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। इट वाज नॉट क्लीशे कि हीरो है हीरोइन है, किसी में वो जो जैसे गिप्पी रेवाल भाजी आए थे तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमने कैसे बनाया, तो स्कूटर कहाँ से आ गया, वो कन्वर्सेशन नवा स्कूटर ले लेंगे, और इतना पैसा, तो वो पैसा सुन रखा था कुलदीप माना कि चमकीला कोई इतने पैसे लेता था है, तो बोले ऐसे इम्प्रोवाइज होता गया, मोहाली में शूट कर रहे, सर्दी है, ऐसा है वैसा है। 1.5-2 लाख रुपए में शूट कर लिया सारे इसके जैसे जो नहीं, स्टार वो एक गाना अंग्रेजी वो बीट। सिर्फ अंग्रेजी बीट एक गाना। असल कहानी बताऊं को गिप्पी भाई बता के नहीं गए होंगे, मुझे पक्का पता है। वो वीडियो इनफैक्ट आपने भी देखा था, क्योंकि जब हमारी आपकी पहली बार यहाँ कॉरिडोर हाँ जी, मुलाकात हाँ हुई तो जी। यू मेंशन्ड इट। मैंने छोटा क्लिप देखा था, उसका जी। पूरा इंटरव्यू नहीं देखा। ओके। तो कहानी ये थी कि मैंने और गिप्पी भाई ने थाईलैंड में बहुत बड़ा अंग्रेजी बीट का वीडियो शूट किया था, जिसमें तकरीबन 400 लड़कियां बिकनी में थी थाईलैंड में। और नॉट थाई गर्ल्स, वाइट गर्ल्स। उस समय वाइट गर्ल्स पसंद थी, ब्राउन रंग नहीं बनाया था तब तक। तो 400 लड़कियां एक विला में, और वो ऐसा ग्लैमरस वीडियो किया। जब वीडियो बन के आया तो उस टाइम मेरे पुतले सड़ रहे थे पूरे पंजाब में। तो मेरे को कहता गिप्पी, कहता भाई तू रहना दिल्ली, ठीक है, तेरे सड़ रहे पुतले, तेनू फर्क नहीं पैंदा, हले साढ़े घर दे बाहर आ जाएंगे, बाबे ये वीडियो नहीं चलाना। मैं कहा भाई इतने पैसे खर्च हुए हैं वीडियो में, क्यों नहीं चलाना। मैं पंजाब की बात क्यों सोच रहा है, पंजाब तो बाद में सपोर्ट कर ही देगा। मैं कहा हमें बेंगलोर तक जाना है, हमें हैदराबाद तक जाना है, हमें वाराणसी तक जाना है। मैं कहा वहाँ तक ऑडियंस इसी चक्कर में लेके जाएगी। कहता नहीं बाबे मैंने नहीं करना, मैं तेरे साथ ही नहीं हूँ, फिर बात ही नहीं होगी आज के बाद हमारी। मैं चल ठीक है भाई कोई नहीं। फिर मैं कहना करे क्या, फिर हमने इकट्ठे बैठ के आइडिया सोचा कि चलो यार अब पैसे तो है नहीं, जितने थे उस वीडियो में लगा दिए। 400 मॉडल्स के साथ वो वीडियो डंप कर दिया हम लोगों ने। फिर वो वीडियो डंप कर दिया। फिर उसके बाद हमें पता चला कि ब्राउन रंग बिना वीडियो के गाना उठ गया। दैट वाज माय फर्स्ट सोलो सॉन्ग। उससे पहले मेरी सारी फीचरिंग्स थी छोटी छोटी 5-6 सालों से। दैट वाज माय फर्स्ट सोलो सॉन्ग। और मुझे स्पीड रिकॉर्ड्स ने कहा कि चलो डोप शो भी उठ गया है, अंग्रेजी बीट भी उठ गया है, बट ब्राउन रंग की बहुत रिपोर्ट आ रही है, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा तुमने गाया और तुमने ही रैप किया, तो इसका वीडियो बनाओ। मैं कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप लगा दो। कहते चलो आधे लगा लेते हैं। हमने उस टाइम में 50-60 लाख रुपए का वीडियो किया 2012 में। कहाँ शूट किया? दुबई में शूट किया। ही वॉज अ वाइट डायरेक्टर, वॉज अ इंटरनेशनल डायरेक्टर। मैंने कहा मैं अगर आऊँगा अगर पहली बार तो साला तरीके से आऊँगा। मैंने 2-2.5 महीने जवा के जिम किया। मैंने कहा बॉडी शॉट दूंगा, बॉडी शॉट दिया उसमें। मैंने कहा सिंगर अब पहली बार। तो उसके बाद एक ऐसी आइडेंटिटी बनी कि ये कलाकार ऐसा है जो अपनी इमेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी लुक्स पे और अपने खुद के बलबूते पे एक इंडिपेंडेंट एल्बम बड़ी कर सकता है। और वो गाना एशिया में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे था। अमेरिका में पहली बार गया हूँ, गूगल ने मुझे बुलाया, यूट्यूब ने, उस गाने की वजह से, ब्राउन रंग की वजह से। फिर बॉलीवुड हो गया, शाहरुख भाई, अक्षय भाजी के फ़ोन आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर तक हो गया, सब पता ही नहीं चला। अक्षय कुमार का फ़ोन किस लिए आया? गाने के लिए आया भाई का। वो एक गाना हमने सबसे पहला किया था, बॉस का गाना, अब इतनी क्या तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, ऐसे करके एक रैप किया था अक्षय भाजी के लिए। तब उन्होंने बुलाया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आने लग गए। मैं तो बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के बीच में बैठने लग गया। फिर आप मुंबई शिफ्ट हो गए थे? नहीं, मैं जाता रहता था बस। रहते मोहाली थे? रहता दिल्ली थे। मोहाली छोड़ दिया था 2010 में। अच्छा, शादी से 2 महीने पहले ओके। वो छोड़ दिया था। तो बड़े बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े बड़े नाम। किसी को मना भी किया? बड़े लोगों को बहुत एरोगेंट, मतलब इमेज मेरी बनी था ही। मैं क्योंकि मैं क्यों ना एरोगेंट हूँ। पहला गाना आया बॉलीवुड में अंग्रेज़ी बीट से, कॉकटेल में। मुझे कहते भाई साहब गाना चाहिए आपसे। मैं ठीक है जी। कहते हैं अंग्रेज़ी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं। कहते क्या, फिर क्या बनेगा? मैं कहा पार्टी ऑन नाइट बनेगा। कहते ये नहीं चाहिए। मैं कहा यही बनेगा। तो बड़ा बदतमीज़ है। ले लिया उन्होंने, पैसे भी दिए, वीडियो में भी साथ में शूट किया। जब वो चल गया
तो दूसरे भाई साहब आए, वो कहते अंग्रेजी बीट और पार्टी ऑल नाइट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, लुंगी डांस लो। अरे ये क्या गाना है, समझ ही नहीं आया। 20 दिन तक गाना रिजेक्ट रहा। किसने रिजेक्ट किया? शाहरुख भाई ने। तो शाहरुख भाई ने रिजेक्ट क्या कर उन्होंने दिया। पहला स्क्रैच सुना और हाँ, कहते बेटा मज़ा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है था, हमें तो अंग्रेजी बीट जैसा चाहिए था। मैंने कोई बात नहीं, रख लो। फिर मैं बड़ा चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, और मैंने भूषण जी के साथ ऑफिस में बैठा हुआ उनके। मैंने क्या करना, आपको कन्विक्शन आ रही है ना, सच बोलना। कहते मैं तो कह रहा हूँ सुपर हिट सॉन्ग, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा शूट करें, सिंगल निकालें। कहते ठीक है। तो हम लोग रामोजी सिटी हैदराबाद में 200 बच्चों के साथ लुंगी पहना के लुंगी डांस सिंगल शूट करने वाले थे। तो इनको खबर मिली कि हनी सिंह तो साला इसको सिंगल शूट कर रहा है, रोहित शेट्टी को। हाँ। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, विल टेक द सॉन्ग। फिर उसके बाद गाना हिट हुआ, फिल्म हिट हुई। फिर शाहरुख भाई से तो प्यार ही बहुत बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर बोले कि लुंगी डांस जैसा गाना दे दो। किस फिल्म के लिए? मैंने कहा नहीं, ब्लू है पानी पानी मिलेगा। कौन बोला? टी सीरीज ही लुंगी डांस जैसा दे दो। मैंने कहा नहीं मिलेगा, लुंगी डांस जैसा। तो मना लोगों को बहुत किया, क्योंकि सब स्टीरियोटाइप करने में लगे हुए थे कि एक जैसे बना दो। पर ब्लू है पानी पानी के लिए भी कहा गया कि बहुत ही ऐसे बस जैसे जल्दबाजी में खींच दी गई हो कलम। हाँ, तो 2 घंटे, मैंने तो 2 घंटे में गाना पूरा बना दिया था, विद म्यूजिक, विद रिकॉर्डिंग। लिखने में तो द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी। ये कोई गाना है? हाथ ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। ये कोई गाना है? ये क्या गाना है? बकवास है। तो सच्ची बताऊँ तो सारे गाने देखो, तो है कोई इसका सर पैर है? कोई भी गाने देखो आप, गाने हैं। ब्राउन रंग मुझे समझ में आता है, हाँ चलो एक गाना है, तरीके से लिखा हुआ है, बढ़िया। ब्लू आइज़ है, तारीफ हो रही है हुस्न की। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, व्हाट द फक इज दिस? क्या है ये? वो पता ही नहीं। पार्टी ऑनलाइन, पार्टी ऑनलाइन, वी डू पार्टी ऑन, ऐसे पता नहीं क्या कर रहा था मैं, और लोग पता ही नहीं सर पे बिठा रहे थे। मैं आज मेरा लुक बैक इसलिए वो मेरे को परफॉर्म करना पड़ता, मैं हंसता हूँ अपने ऊपर कि सारे अभी भी पागल है नाच रहे अभी भी। मुझे आज भी रेवेन्यू आता है इन गानों का, क्योंकि आज भी बज रहे हैं गाने। बताओ, बस क्या था, साउंड अच्छी थी और बातें नहीं थी। बातें नहीं थी, बस बेतुकी बातें थी, कुछ क्वर्की था, कुछ क्वर्की सा सुनने को मिला कि हाँ यार ये क्या है। हाँ, बड़ी जेंटल वॉइस में कोई गा रहा है, प्यार तेनू करदा गबरू, हाँ है ना। और वो वीडियो भी उसमें मक्खी उड़ा रहा है, अल्फाज और वो सब, टेम्पो, टीचर, वो सब मेरा आइडिया था। ऑल माई म्यूजिक वीडियोज आर माई कंसेप्ट्स, ऑल माई म्यूजिक वीडियोज। ये वही दौर था क्या जब माफिया मुंडीर नाम का ग्रुप एग्जिस्टेंस में था? माफिया मुंडीर कोई ग्रुप नहीं था। क्या था वो? एक प्लेटफॉर्म मैंने सोचा था कि जिस पे अलग अलग आर्टिस्ट आके परफॉर्म करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे और अपने गाने निकालेंगे, और कोई भी लीगली बाउंड नहीं होगा इस ग्रुप के साथ। जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। और हनी सिंह उसके संस्थापक। मैंने रखा था ना, मैंने, और आज इस दुनिया में नहीं है बेसिकली पाजी हमारे, जिन्होंने मुझे राइटिंग सिखाई, राज बराड़ पाजी। उन्होंने मुझे मौका दिया था 2007 में, जब मैं बहुत गुर्बत में था। तो बहुत बड़े पंजाब के सिंगर और राइटर रहे हैं वो। तो उनसे मैंने पूछा था, मैं पाजी ठेठ पंजाबी वर्ड दसो गैंग नू, जेड़े नॉन वायलेंट गैंग होए, जिवें जैसे हमारे दिल्ली में लड़के खड़े हो जाते हैं बस गली में, ऐसे लड़कों को क्या बोलते हैं? कहते मुंडीर। तो मैंने उनसे नाम लेके मुंडीर, माफिया मुंडीर, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप, एक प्लेटफॉर्म टाइप, एक नुक्कड़ नाटक होता है ना जैसे, तो एक नुक्कड़ एंटरटेनमेंट ग्रुप कह लो आप, बनाया कि इसमें कोई भी आए, कोई भी जाए, परफॉर्म करें। इसमें हिप हॉप हम प्रमोट करें, इसमें अपनी बातें करें, सड़क की बातें करें, एंटरटेनमेंट की बातें करें, ऐसा कुछ नहीं। और जो लोग माफिया मुंडीर का नाम लेते हैं वो कभी माफिया मुंडीर में थे भी नहीं। कौन लोग नाम लेते हैं? मैं उनका नाम ही नहीं लेता। मैं ले लेता हूँ साहब क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछने का। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो, बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, और वो, उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे
कि मैं उनकी इंग्लिश बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूज़िक करूं. सो ही इज़ नॉट अ टैलेंट विच इज़ पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स. ही इज़ फ्रॉम अ बिग फैमिली. बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं. सो दैट्स व्हाई ही वाज नेवर. उनके पिताजी ने आपसे संपर्क किया या बादशाह ने संपर्क? दोनों आए थे साथ में. अच्छा, कहाँ? दिल्ली, मोहाली? दिल्ली. ओके. बादशाह पहले 2-3 बार मुझे मोहाली में मिला, चंडीगढ़ में. उसकी फैमिली यहीं रहती थी, पिताजी और माताजी उसके यहीं रहते थे. उसने एक इंटरव्यू में बताया भी है लोगों को. उसने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि हनी सिंह से मिले थे मेरे पापा, पैसे दिए थे उसको. सो जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही क्या है? वो माफिया मुडीर का मेंबर ही क्यों हो? कैसे हो? ही वॉज नेवर पिक्ड अप आर्टिस्ट और टैलेंट फ्रॉम द स्ट्रीट. नाराज़गी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की? नाराज़गी अपनों से होती है सर. नाराज़गी अपनों से होती है, परायों से थोड़ी ना होती है. क्लाइंट से थोड़ी ना होती है. ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी. क्या नाराज़गी? पर वो तो आपके लिए बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं. तो अच्छी बात है. उन्होंने कई साल उन्होंने में कहा मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था, आई कोट हिम, जब मैंने एक आदमी के खिलाफ ग्रज रखी, मगर अब मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ. वो आदमी हनी सिंह. मैं किसी गलत फहमी की वजह से उनसे नाराज़ था, मगर अब मुझे समझ आ रहा है कि जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत. आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उस फेज़ को पीछे छोड़ दिया है. मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं. शांति प्रस्ताव आ रहा है दूसरे खेमे से आपके लिए. सर दूसरा खेमा है ही नहीं. लोगों ने दूसरा खेमा बना के दिया. ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात थोड़ी ना है. पर जिस तरीके से तो- आप लोग एक दूसरे ये पे तो- तंज कस रहे थे, डिस कर रहे थे. मैंने तो आज तक नहीं किया. नहीं और मेरे को निकालिए रिकॉर्ड. जी, ये आप ही का डायलॉग है. रोल्स रॉयस अगेन वाला. जी. रोल्स रॉयस वाला. हाँ जी, हाँ जी. हाँ तो मेरे को एक पत्रकार ने पूछा, हाँ. जब मैं गायब था, मैं 2-3 महीने के लिए ठीक हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि आजकल बादशाह आ गया, आपके बारे में क्या कहना है? तो मैंने कहा आपने रोल्स रॉयस चलाई है कभी? तो कहते नहीं. मैं कहा रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है. मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही थी. मैंने तो और कुछ मैंने तो डिस नहीं किया. मैंने कोई गाना निकाला उनके खिलाफ? कभी नहीं. कभी नहीं. मेरे को तो कोई परवाह कब ही मिले नहीं. आप लोग आखिरी बार? आखिरी बार आई थिंक 2010 या 11 में, जब इंटरनेशनल विलेजर बन रही थी तब. उसके बाद से नहीं मिले हैं? नहीं, उसके बाद अभी मिले थे. मैं जब बीमार था तब हमारे यहाँ दोस्त हैं नितिन भाई, तो उनकी बर्थडे पार्टी थी, तो मैं गया था. तो वहाँ पे उन्होंने इसको बुलाया था. मैं बहुत अच्छे से मिला था इससे. भंगड़े डाले थे हमने, बीरें बूरे पी थी. पर आपने तो शराब छोड़ दी. मैं पी रहा था उस टाइम, अभी 2 साल पहले. मैंने अभी 1.5 साल पहले छोड़ी दारू. मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी 2021 में. मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी. 1-1.25 साल खूब दारू पी छुप के घर से. लेकिन अब छोड़ दी, पिछले साल से छोड़ दी. कोई नशा नहीं? अब इंग्लैंड में बियर पी इसी महीने. यार अभी आप कह रहे हो छोड़ दी. मतलब मेरा पीने का मतलब पता है क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ हमारा ना पीने का मतलब क्या होता है. ये कैमरे के पीछे बैठा है रूहानी, सूफी बंदा है, जीप पे बूंद नहीं रखी. ये है रजत, सूफी बंदा है, जीप ये नहीं. सूफी वूफी तो नहीं होते भैया हम. मतलब हमारा सूफी का मतलब है कि चलो 2 पॉइंट हो गए बियर के. और क्या. आई वाज इन इंग्लैंड. मेरे सारे यार दोस्त, कजन्स, और मैं 2.5 हफ्ता था वहाँ. तो बियर कभी कभी पी लेते हैं? बियर पी ली बस. बियर पी. विस्की वोडका नहीं? वोदका भी मैंने 1-1.25 साल से नहीं पी थी. ठीक है, क्या हुआ, ये बड़ा मेरा बड़ा मजाक बना भी, बहुत मजाक बना मेरा. मैं लंदन में था, तो लंदन से फ़्लाइट लेके अभी 1.5 महीना पहले फिर लंदन में था. अभी इस महीने फिर लंदन में था. 1.5 महीना पहले लंदन में था. सोनाक्षी की शादी थी. मैं लैंड किया तो मैं ऐसे अपना एक्साइटमेंट में जा रहा हूँ, मस्ती देख. मैं बड़ा खुश था उसकी शादी मुंबई में. मुंबई, दिल्ली, बड़ा मतलब दिल से बड़ा खुश था मैं उसकी शादी के लिए, सोनाक्षी का. उसके पीछे कोई रीज़न है. तो वहाँ पपराजी था, तो कहता पाजी आर यू रेडी फॉर द मैरिज? मैं कहा यस, बिना दारू पिए डांस करेंगे. मैंने बोल दिया क्योंकि मैं पीता नहीं था. मैं नहीं पी रहा था 1.25 साल से. अब मैं गया पार्टी में, वहाँ यार दोस्त, ये वो, सोनाक्षी की बातें, सोनाक्षी की शादी. मैं कहा लाओ आज, लाओ आज, लाओ आज, लाओ आज. आधी से ज़्यादा बोतल पी के मैं स्टेज पे चढ़ गया. स्टेज भी नहीं था वहाँ पे, वहाँ डीजे कंसोल था, इतना था. मैं उस पर चढ़ गया. मैं कहा माइक लाओ. मैंने पूरी पार्टी फ्लिप कर दी उसकी. और मैंने और पी. और बाद में जब मैं वापस होटल पहुँचा था, वहाँ फिर पपराजी और मैं टल्ली. मेरा वीडियो है इंटरनेट पे वो.
बिफोर एंड आफ्टर, फ्यू मोमेंट्स लेटर, वो टल्ली हुआ मैं बातें कर रहा हूँ उससे, पता ही नहीं क्या, बस वो पी थी। फिर अब इंग्लैंड में बियर पी, बस बाकी छोड़ दिए। बाकी छोड़ दिया। तो बहुत पीता था पहले, बहुत ज़्यादा, टू मच, एक्सट्रीम ही किया है सब कुछ। मतलब मेरे को घर वाले, डॉक्टर्स, दोस्त, सहेलियाँ सब कहते थे व्हाई डोंट यू बैलेंस। आई एम नॉट अ जोकर इन अ सर्कस हु गोना बैलेंस, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। अब कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ करूँगा। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, अब अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों का। So you're back to square one. नॉट स्क्वायर वन, क्यों फाड़ना क्यों है दिमाग लोगों का? बस पागल कर देना। क्यों पागल? अभी तो आप निकले हो ना उस फेज से, मतलब आपको पता है कि दिस इज नॉट इजी टू बी पागल। दीवाना, मतलब दीवाना वाला पागल। मतलब जो मेरे को प्यार मिलता था ना 10 साल पहले, जब मैं स्टेज पे जाता था और जब मैं कहीं जाता था और जब मेरी बात होती थी और जब मेरा म्यूजिक सुन के लोग क्रेजी हो जाते थे, पर वो तो शैतानी था आपके वो हिसाब शैतानी से। था। अब अलग है। अब मेरी ग्लोरी एल्बम सुनिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट्स वेरी स्पिरिचुअल। कमर्शियल बातें हैं, कुछ नशे की भी बातें हैं, शराब शुरूब की, लेकिन वो करनी पड़ेंगी। अब बिल्कुल सूफी तो नहीं हो सकते, क्योंकि ठेके तो नहीं बंद हो रहे ना। ठेके बंद हो जाए मैं बंद कर दूंगा। ये हमने आपके पहले के इंटरव्यूज़ में भी देखा कि जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि आपके गानों में ऐसा है, तो आप हमेशा कहते हैं कि आप ठेके बंद कराओ। पुराने गानों में भी तो ये था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, है सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। तो पिताजी ने जो रफ़ी के गाने सुनवाए थे, अब आप उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सुन के तो बड़े हुए, क्या करें, यही सुने। रहमान सर का म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं। हाँ, रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या कहूँगा, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। मैं क्या सीखूंगा 14 साल की उम्र में? मैं तो ए आर रहमान सर को सुन रहा हूँ ना, लेकिन मेरा फिर तो दिमाग जाएगा कहीं और मैं भी तो बनाऊंगा फिर कुछ। कान में दम है तो बंद करवा लो। मैं भी तो बनाऊंगा, मैं भी तो इवॉल्व होऊंगा, मैं भी तो जवान होऊंगा, मेरे में तो जवानी आएगी। लेकिन अब मेरे में समझ आ रही है, मेरे भतीजी भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये मेरे पुराने गाने ना सुने और अब मैं जो नए गाने बनाऊं, पार्टियां हों उस पर झूमें लोग, लेकिन थोड़ा तरीके में रहें। क्योंकि छोटी छोटी मेरे से पूछती हैं चाचू व्हाट इज दिस, चाचू व्हाट इज दैट, तो मेरे को अजीब सा लगता है यार ये ना सुन ले मेरा गाना, ये गाना ना सुन ले, वो लगता है। हाँ सुन लेंगे, नीट पिला दे सजना। हाँ, वीड पिला दे सजना है वो वीड है। हाँ, उसका एक क्लीन वर्जन बनाया था, क्योंकि इतने कोर्ट केस हो गए थे मुझ पे। अभी कितने कोर्ट केस हैं? अब हर महादेव एक भी नहीं है। नहीं, अब हनी सिंह अश्लील नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ओरिजिनल था वीड पिला दे सजना। तो क्या बाजार में मिल रही है? भांग के ठेके बगल में गांजे का ठेका थोड़ी, कहाँ से वीड पिला देगा? बस ऐसी फतूर, पता नहीं बेतुकी बात। जब लुआ पानी पानी चल रहा था तो मैंने ये भी बना दिया। वीड पिला दे क्योंकि जब चलती है तो कुछ भी चलता है ना। एट दैट टाइम आई वाज वेरी लाइक क्रेजी, लाइक वेरी डेविलिश। लेकिन अब वो चीज़ क्या किया सबसे पागलपन का काम, सोच के अभी आपको लगता है ये क्या था? सब कुछ सर। मेरे को जो लोग जानते हैं ना, आपके ये भाई साहब हैं जिन्होंने वसेपुर बनाई थी, प्रोड्यूसर साहब, प्रोड्यूसर सुनील बोरा साहब जी, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मुझे काफ़ी समझाते थे वो काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि मेरे को वो सब कुछ वाइल्ड और क्रेजी करते हुए देखते थे। क्या ये मैं थोड़ा देखिए भाई साहब, अपना क्या है, सुबह उठे सर एक बार मैंने पड़े दफ्तर 6 चरस पी के 1.5 बोतल दारू पी के सुनील बोरा साहब के पेट पे काट लिया 8 बार। और वो मुझे अगले दिन दिखा रहे हैं, सरदार क्या किया तूने, देख। उनकी वाइफ साथ में बैठी हैं कि किन किन लोगों से मिलते हो तुम। ये किया मैंने। को करता आदमी ऐसा होगा कोई आदमी, देखा आपने? ऐसा था मैं, कुछ भी कर रहे हैं, पागल, कोई बताने वाला नहीं, किसी की सुननी नहीं। घर माँ बाप उसके तो ऐसे दूर रखे कि वहाँ से
कुछ सलाहें आएंगी या कुछ ऑब्जेक्शन तो आएंगे। क्या बरसों बात ही नहीं हुई घर पे? मतलब ज़्यादा मिलता हो ओके जा रहा हूँ, ये टैची में से निकाल दो कपड़े और इस वाली टैची में अच्छा, डाल बीच बीच में घर आते थे? दो। हाँ बस टैचियाँ बदलने। तब कभी माँ बाप से बात की, पिता ने कहा बैठो जरा 2 मिनट बात करनी है, माँ ने कुछ कहा? मम्मी का बर्थडे हुआ, पापा का बर्थडे हुआ, मेरी एनिवर्सरी हुई, उनकी एनिवर्सरी हुई, गुड़िया का बर्थडे हुआ, बस इन 3-4 दिन साल में डिनर पे चले जाते थे, उस पर भी खाना वाना खाया, निकल के चलो फ्लाइट है जी, फ्लाइट है जी, फ्लाइट है। इट वॉज क्रेजी लाइफ, क्योंकि समझ नहीं थी ना कि ये कहाँ से आ रहा है और कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इसको चैनलाइज करना है, कैसे इसको संभालना है, कैसे इसको और ग्रो करना है, कैसे इसको डाइवर्सिफाई करना कोई है। गाइडिंग व्यक्ति नहीं था? कुछ नहीं था। या आपने अलाउ नहीं किया किसी को गाइड करने के लिए? सर मैं अपने आप को स्वयं प्रभु बोलता था। स्वयं प्रभु? मेरे को पूछते ना अजय ये गाना किसका है, स्वयं प्रभु का। मैं ये बोलता था अपने आप। सोचो क्या, तो आपके अंदर वो प्रभुता ही आ गई थी, मद आ गया था? बहुत ज़्यादा ये मैं ही सब कुछ हूँ। जब मिला सब कुछ लगा था भगवान तो मैं हूँ, सही था जो नहीं मानता था इसको। आपने 2 बहुत प्रोमिनेंटली अंगूठियां पहन रखी हैं, ये किसी के कहने पे स्टोन लग रहे हैं ये? जी माणिक्य और पुखराज? ये रूबी है और ये येलो सफायर है जी, हिंदी में माणिक्य और पुखराज। हाँ जी, ये मेरे खास दोस्त हैं उमेश, उनके पिताजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, तो उनके कहने पे मैंने ये पहनी है। वो बहुत बड़े सिर्फ ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि जो वहम डाल देते हैं दिमाग में, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको पूरी वो एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये चीज़ क्या करेगी, कैसे करेगी, प्लैनेट्स इस पे कैसे वर्क करेंगे, एनर्जीज इस पे कैसे वर्क करेंगी। तो उनके कहने पे मैंने ये हेल्थ की वजह से पहना, और जब से पहना है मेरे को 3 साल से अभी कोई सिम्टम्स नहीं है जो पहले थे, और दवाई भी मेरी बहुत कम हो गई। तो इसने मेरा काफ़ी बैलेंस करी है, मेरी एनर्जी काफ़ी बैलेंस करी है। ओके। उनका नाम है पंडित आर.के. शर्मा जी, मोती नगर में ही रहते हैं। So you believe in astrology? It's a science. What they say, it's a science. जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं तो लगता है कि हाँ अच्छी चीज़ है। People who believe in it say that it's a science, because scientists do not say that. I don't know what scientists say, man. Scientists makes alcohol. They make drugs. Scientists make that computer जिस पे आपने म्यूजिक क्रिएट किया है। I know, but again, science say there is no God. I don't believe in that. I believe there is God. There is only one God. How do you define that God? Definition ही अलग है, कोई Please रूप explain. नहीं, कोई रूप नहीं है। निराकार। आप बताते जाएं, मैं तो अपना सिंबल। जी, मैं तो बस शब्द दे रहा हूँ। जी, कोई रूप नहीं है, निराकार। कोई नाम नहीं है, कोई गेज नहीं कर सकता, कोई मेजर नहीं कर सकता एनर्जी पावर को। अनादि हैं, कोई शुरुआत नहीं उनकी, कोई अंत नहीं, अंत भी नहीं, अनंत हैं, शुरुआत भी नहीं। बस और क्या, बाकी तो चीजें बस। So are you talking about God or are you talking about universe? No, God who made universe, not even universe, the galaxy, everything, all the universe. I believe there is not just one universe. I believe in that. Science को लगा कि शायद एक ही यूनिवर्स है। I believe there is a lot more. Science operates on curiosity and doubt कि ये ऐसे क्यों हुआ, संशय, and then they try to find question कि ये साउंड हमें ऐसे क्यों सुनाई दी, लाइट ऐसी क्यों दिखी, and then they keep analyzing it, और उसके ज़रिए हम एवोल्यूशन के क्रम में फूड चार्ट में टॉप पे पहुँचे और आज यहाँ तक पहुँचे कि हम और आप बात कर रहे हैं, लेंस लगे हुए हैं, कुछ उसमें चिप है पीछे, इट विल बी रिकॉर्डेड, देन इट विल बी ब्रॉडकास्टेड। साइंस ब्रॉट अस हियर। बट कहीं ना कहीं हम दोनों ने बात क्या करनी है, हम दोनों ने एक दूसरे की एनर्जीज को कैसे समझना है, हम दोनों में एक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअलिटी क्या होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी वो तो गॉड ने ही डिसाइड करी है, वो तो साइंस ने डिसाइड करी है।
साइंस कैमरा बना देगा, लेंस बना देगा, वो पाजी बैठे हैं उस कैमरे के ऊपर, वो उसको कैसे ऑपरेट करे, वो तो वो कर रहा है ना ऑपरेट। अभी इतनी अच्छी लाइटें लगी हैं, ये उठा के वहाँ फेंकने लग जाए हम लोग, सारा शो खराब हो जाएगा। बट हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। विल दैट बी एक्ट ऑफ गॉड और विल दैट बी एक्ट ऑफ हनी सिंह? एक्ट ऑफ हिम, दैट्स एक्ट ऑफ हिम। मैंने पहले भी बात करी कि जब कह रहे थे ना गलतियों पे अशेम्ड है, तो वो गलतियां भगवान चाह रहा था कि मैं करूं, उसने मुझसे करवाई, मेरे कर्म में लिखी थी, मैं पैदा ही वो गलतियां करने के लिए हुआ, कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं है। ये भाई साहब, हम ईश्वर के वही खाते में ये सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं। खैर वो चर्चा फिर आई बिलीव इन दैट। नो आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाई आर यू वेरी न्यू इन स्पिरिचुअलिटी, सो मेरी ये छोटी समझ है। जो आध्यात्मिकता और धार्मिकता, वैसे भी मैं ये कलावा मानता हूँ। कोई मुझसे पलट के पूछ ले आप क्यों मानते हैं, ये मैं जिस सनातन हिंदू परंपरा में पैदा हुआ, उसमें हमें हमेशा से बताया गया कि अग्नि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब हमने साइंस भी पढ़ी तो समझ में आया कि जब इंसान ने आग को बरतना सीखा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी या और इन्वेंशन भी था कि साहब आग कब जलानी, कब बुझानी, कैसे करना है। दूसरा उस पर चक्का आता है, जब हमने चक्का बनाया तो फिर व्हील आए, सारी चीज़ें आई। तो आग और चक्का ये दो चीज़ें हैं, ये अग्नि का प्रतीक है। हमारे यहाँ जो हवन होता है वो सब भी होता है कि भाई आखिरी में जब हम महाकाल की भस्म आरती देखेंगे कि साहब आखिरी में वो पूरे श्रृंगार के बाद वो चिता की राख है, सब मिट जाना है, खत्म हो जाना है, कोई मोह कोई अहंकार नहीं पालना है। तो ये आपको उस परंपरा की याद दिलाता है कि मोह नहीं पालना है और अहंकार नहीं पालना है, खत्म हो जाओगे एक दिन। ये शारदा चिन्ह है कि ज्ञान का लगातार संधान करते रहे, तो आपको याद दिलाता रहे कि पढ़ाई करनी है, क्यूरियस रहना है। पहली बार देखा मैंने जी। घमंड को हावी नहीं होने देना है दिमाग पे, सीखना है लोगों से, सवाल अपनी बात मनवाने के लिए नहीं पूछना है, उनसे जानने के लिए पूछना है। तो ये आप सिंबल पहनते हो, आपको यहाँ तिरंगा देखते हो, वो तिरंगा रखा हुआ है, तिनसुकिया असम की वॉर विडोज ने बनाया, वो हमारी मेज़ पे रखा रहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे देश में क्या जुड़ घट रहा है, आपकी एक जिम्मेदारी है, एक वफादारी है ना। तो ये आप अपने सिंबल रखते हो। आपने ये कड़ा बांधा, आप सिख धर्म में पैदा हुए तो 5 उसके जो नियम हैं, है ना, केश, कंघा, कड़ा कशहरा जी। तो वो बहुत जटिल विषय, इसलिए मैंने कहा फिर कभी बात करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी ईश्वर की परिभाषा क्या है, क्योंकि सबकी बहुत अलग अलग है। मेरे से पूछा ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बड़ी अजीब सी है, अभी मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो हम सभी कर रहे हैं, 18 से तो शुरू हुए जी। चलिए अब फ्लोर खोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। हेलो सर, आपने एक गानों का स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, जिस वजह से मतलब मेरा सवाल बेसिकली है कि आप खुद को कब हरा पाओगे? मैं पता नहीं, खुद सोच रहा हूँ। अभी तो मुझे लगा ही नहीं कि पहले इतना कुछ किया, अभी बहुत कुछ करना है, फिर एक मुकाम पे पहुँचेंगे, फिर उसको हराएंगे। अभी वो पुराना वाला मकाम तो कुछ भी नहीं है। जितना मैं टैलेंटेड हूँ, जितना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अभी उसके हिसाब से कुछ नहीं मिला अभी, और काफ़ी साल बर्बाद भी हो गए। अब से जो ग्लोरी से मेरी शुरुआत है, इसके बाद एक मुकाम पे पहुँचेंगे और वो किसी लेवल का होगा, फिर उसको हराने के बाद सोचेंगे। अभी मेरा ये सोच है। हाय, हम लोग बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि शिखर पर पहुंचना ठीक है, आप मेहनत करके पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां टिकना और अगर एक बार गिरे वापस से उसको रिक्लाइमिंग करना बहुत टफ जर्नी रहती है। तो आप बार बार इस इंटरव्यू में बातचीत में कह रहे थे कि आप उस जर्नी को ट्रेस करेंगे, आपस में देखेंगे, लेकिन 2-3 ऐसी कौन सी सीखें हैं जो आपको लगता है कि, मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि आप जो अपने भीतर आप अपने आप से बात करते हैं, पर आपको लगता है कि ये टू डूज थे जो मुझे नहीं ही करने चाहिए थे, आज की युवा पीढ़ी वो गलती ना करे, उसके लिए क्या सीखे हनी सिंह की? आई विश कोई किसी ने मुझे बता दिया होता कि ये 3 चीजें। सब बताते थे, सब मुंह पे बोलते थे, मैं उनकी बात ही नहीं सुनता था। सबसे इम्पोर्टेंट थे जो नशे मैंने किए ना, वो बहुत गलत है। वो मेरे सारे थॉट प्रोसेस को, मेरे सारे लाइफस्टाइल को, मेरी थिंकिंग को, मेरी सारी सोच को कुछ अलग ही तरफ ले गए, जो मैं था ही नहीं। मेरे अपने ही वजूद से बदल दिया था मुझे। और मुझे लगता है कि नशे अगर मैंने ना किए होते तो काफ़ी कुछ नुकसान जो मुझे देखना पड़ा और जो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो ना करना पड़ता। नशा बस एक सलाह, एक ही सलाह बस। हेलो अनिपा जी, मेरा नाम प्रशांत है। मैंने आपको मतलब अब सबने हमने डिस्कवर किया था 8-10 साल पहले, अभी मैं आपको देख रहा हूँ और मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों को एक्सट्रीम डिप्रेशन के फेज में देखा है
और उनका जो इलाज होता है, जो उनको इंजेक्शंस लगते हैं, वो बहुत हाई डोज के होते हैं। मतलब डॉक्टर से कि अगर वो नॉर्मल इंसान को ले जाए तो वो पागल हो जाएगा। तो आपको अभी देख के ऐसा लग रहा है कि आप क्योंकि मेडिकेशन से गुजरे हो तो आपकी बॉडी बहुत स्लो डाउन, आप धीमे धीमे बोलते हो, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो आप कैसे। भाई मैं अभी हूँ 25 mg पे, और मैं किसी टाइम में 180 mg पे भी था, और जब मैं 180 mg पे था तो मैं 16 घंटे सोता था। आज मैं 25 mg पे हूँ तो मैं 10 घंटे सोता हूँ, और 10 घंटे के बाद उठने के बाद 5 घंटे तक 4 रेड बुल, 6 एक्सप्रेसो लगते हैं मुझे बात करने में, समझने में कि मैं कौन से शहर में हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ। और एक दूसरी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं उठता हूँ शाम को 4 बजे और सोता हूँ सुबह 6 बजे, और आज आपके चक्कर में सुबह 11 बजे से उठा हूँ, 10 बजे से उठा हूँ। तो मेरे को तो एक तो दवाई नहीं निकलती 4-5 घंटे तक, रोज़ ऐसा लगता है कि बस क्या हैंगओवर हो रखा हो जैसे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो मतलब मेरी एग्जैक्ट, मैं आपको अभी 4-5 घंटे बाद जब रात को मिलूँगा ना तो थोड़ा मज़े में मिलूँगा, बिना पिए। ये नहीं कि पीने की बात नहीं कर रहा हूँ कि रात को मिलूँगा। एक तो मेरा रात को मैं फंक्शन करता हूँ, पिछले 15 सालों से मेरा स्केड्यूल ऐसा है। दूसरा है कि मैं जस्ट वोक अप, गेट रेडी एंड केम ओवर हियर। तो मेरी बॉडी से दवाई निकलने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, और मैं मुंबल करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, तो ये इस वजह से होता है। नहीं, ऐसी मेडिकेशन है जिसने मेरे को काफ़ी हेल्प भी करी। और मैं आपके सर इस शो से बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर राहुल मुरादा, और ये आपके यहीं सफदरजंग में ही बैठते हैं। वो एक एंजल आदमी है सर। सफदरजंग हॉस्पिटल में नहीं बैठते, उनका क्लिनिक है एक, वहाँ बैठते हैं। और किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। कोई साइकोलॉजिकल इशू है, मेंटल सिकनेस है, क्योंकि जब से मैं उनसे मेडिकेशन ले रहा हूँ और सब कुछ ले रहा हूँ पिछले 3 सालों से, मुझे मुश्किल से 2 या 3 बार सिम्टम आए, वो भी मैनेजेबल थे। ये तो पहले तो बहुत चल रहा था, मेरी मेडिकेशन उन्होंने बहुत कम कर दी। तो ही इज़ लाइक एन एंजल इन माई लाइफ, वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। दिस इज द इशू ब्रो, दिस इज माई प्रॉब्लम। हेलो अनी, एक चीज़ अभी आपने जो बोली उसी से क्यों निकल के आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। एक तो आर्टिस्ट की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सौरभ ने वो पूछ लिया होगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी एक क्लिप वायरल हुई कि वोडका और गन्ने का जूस या इस तरह की और भी अन्य चीज़ें होती हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या है वो क्लिप? वोडका और गन्ने का जूस पीने से बहुत ज़्यादा नशा होता है, मूल मॉरल ऑफ द स्टोरी। किसी ने पूछा आपकी बेस्ट ड्रिंक क्या है जो आपने क्रेजी ड्रिंक कभी लाइफ में पी हो? मैं कहा अल्फाज ने पिलाई थी वोडका और गन्ने के जूस में, और पागल हो गए थे हम लोग। अब वो सोशल वगैरह में बिकती है विद अ टैगलाइन कि 1 के बाद नहीं और 2 के बाद कभी, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अच्छा, बिकती है अब कहीं? अब वो बिकती है बाहर में। हाँ तो अच्छा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कैसी लगती? अच्छी अच्छा, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये चीज़ हुई, अभी हम लोग हंसे, ये जो एक छवि है कि आप, लेकिन आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी है, क्या आपको लगता है कि ये जो पर्सनालिटी है, या इवन जब भी आप बोले ना तो आपने थोड़ी सावधानी बरती, आपने इसको बोला शाम में मैं मिलूंगा लेकिन पिए नहीं, तो ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ा। ये जो छवि है, ये जो इमेज है, वो आर्टिस्ट हनी सिंह की इमेज को या उनके काम को कैसे ओवरशैडो करती है, और आप इसको कैसे नेविगेट करते हैं? मैं तो इसको परवाह नहीं करी कभी भाई, पहले और आज भी। मतलब मैंने कितनी ही मीडिया कंपनीज और PR कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया, नेशनल इंटरनेशनल, दैट वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग बट विल क्लीन अप योर इमेज। मैं कहा मुझे नहीं करना। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पे कभी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बने तो मैं बता पाऊँ कि वो जो एक छवि है, जो एक इमेज है जो मेरी बनी, वो एक वाइल्ड क्रेजी आदमी जो दिखा सबको, और लोग कनेक्ट हुए उसके साथ, क्योंकि सब कनेक्ट कर रहे थे, यार तो साला मैं हूँ, दारू पी के तो मैं ऐसे करता हूँ, ये तो बिल्कुल मैं हूँ, तभी लोग कनेक्ट हुए ना मेरे साथ। तो वो एक इमेज जो बन गई, जिसका मुझे नुकसान बहुत हुआ, आज तक होता है, मेरे को बदनाम हूँ बहुत ज़्यादा और इस मामले में, लेकिन आई नेवर वांटेड टू क्लियर इट अप। लोग अपने आप, वक्त अभी बहुत है, समझे मुझे, जाने मेरे को असली में जाने एज एन आर्टिस्ट और एक्सप्लोर करें, तो खुद डिसीजन लें। वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं किसी PR कंपनी से लेके अपनी इमेज बेटर करूँ। सही, ये दिस व्हाट आई बिलीव। आप तो वो उसमें आते हैं ना, दुनियादारी में? मैं नहीं आता। ये रिपोर्टर हैं। हाँ, पर आपने देखा नहीं, दुनियादारी में तो सुन लाती, पर ये काफी दिखते हैं। हाँ, इनको मैंने इनके काफी क्लिप्स देखे हुए हैं। क्लिप्स, आपने देखी होगी। हाँ, ये क्लिप्स वाले रिपोर्टर।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका माफिया मुडीर था उसमें जो जो रफ्तार, इक्का, गोलू ये लोग थे, इन सब से आप कब मिले थे और उसके बाद वैसा कुछ नहीं बना, तो क्या कभी भविष्य में ऐसा कुछ बनाया जा सकता है और उसमें हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो एक साथ? नहीं देखो, बादशाह तो कभी उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन एक बात आपको सच और बताऊं कि जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले हैं। लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूं क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था, और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले ने। मैंने उसको पिक किया था, चूज़ किया था। इट इज़ अ गुड टैलेंट। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया। वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनके गानों के क्रेडिट ले जाते हो। जो भी उसको लगा ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी उसको लगा, अगर वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, अगर उसने मेरे गाने, कोई भी गाना वो कहता है सपोज कि उसने मेरा ब्राउन रंग लिखा, तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको क्रेडिट नहीं दिया, चलो ये बात की बात है। लेकिन अगर रफ्तार, लिल गोलू और इक्का, ये इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और माफिया मुडीर के साथ करने का मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये ज़मीन से उठे, सड़क से उठे टैलेंट है। और इक्का और लिल गोलू ने तो कभी मेरे खिलाफ नहीं बोला। रफ्तार ने बोला किसी के कहने पे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। किसके कहने पे? क्या लगता है मुझे आपको? लगता है क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं है। आपने कहा आपको लगता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों बोला? सच बात बोलूँ मैं आपको, मैं जी, मेरे को फ्लाइट करी मैंने एक बोर्ड, और मैं ऐसे बोर्ड करा और यहाँ से एक हाथ उठता है, पाजी। तो मैंने कहा शायद कोई फ़ैन होगा, मैं बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कौन। तो वो रफ्तार था, साथ में उसकी वाइफ थी। ही केम टू मी, उसने मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता पाजी आज के बाद गलती नहीं होगी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, एंजॉय कर। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। मैंने बात किसी को नहीं बताई, मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं बोली कि रफ्तार ने मुझसे माफ़ी मांगी, आज तक नहीं बोली, और मांगी उसने। और उसके 6 महीने बाद ही फिर गाना निकाल दिया मेरे खिलाफ, फिर मेरे खिलाफ इंटरव्यू। तो इनकी स्टेबिलिटी नहीं है जिस बंदे की अपने बयान पे, तो उनके बारे में क्या बात करूँ। लेकिन एज फार एज टैलेंट इज़ कंसर्न, तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का। लिल गोलू के साथ मैं करूँगा, इक्का के साथ मैं करूँगा, बट बादशाह नेवर। बादशाह के साथ नहीं। ही वाज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ माफिया मुडीर ब्रो। आपने कभी किसी से माफ़ी मांगी है? कई लोगों से मांगी, जैसे पापा से मांगी, दोस्तों से मांगी। म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने किसी का गलत ही नहीं किया कुछ, गलत ही नहीं किया कुछ। जिसके साथ भी गलत किया उससे माफ़ी मांगी मिलते ही। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि तुम अपने आप को घर में बंद कर रहे हो, शोज़ बीच में छोड़ के आए, ये सब किया, तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा। कभी उनको सॉरी बोला यार सॉरी मेरी वजह से? नहीं सर, टाइम ही नहीं लगा ना, 7 साल निकल गए, क्या उनको सॉरी बोलता। वो मेरे को बोल रहे कुछ चाहिए तो बता। नीरज बोरा का पेट काटा 8 बार, अगले दिन होश में आए तो सॉरी बोला उनको? नहीं बोला, उनको भी नहीं बोला। नहीं बोला। और जो वाइल्ड हरकतें की कभी किसी को, उनको कभी, तो आप बोल रहे कभी किसी को गलती नहीं किया, तो वो तो फिर वो तो पता ही क्या था, वो तो मजे थे ना जिंदगी के। अरे आपके लिए मजे थे, रिसीविंग एंड पे जो था उनके लिए थोड़ी मजे थे। पागलपन था वो, तो पागलपन था, पागलपंती, इतनी बेवकूफी। आपको तो मजे मिले, आपने किसी का पेट 8 बार याद भी नहीं ना किसके पेट काटे, कितनों के पेट ही चीर दिए मैंने। किसके से माफी मांगू? ठीक है, ऐसा माफ कर देना, आई एम सॉरी, बस। Say it when you mean it. यार मीन मजे थे, हो गए। किस्मत वाले हैं, हमारे दांत लगे उनके पेट पे। ओके, अभी भोलेनाथ को बहुत सबक सिखाने हैं आपको। हेलो सर, सर मेरा सवाल है कि जब अमेरिका में हिप हॉप कल्चर की शुरुआत हुई थी तो टूपैक जैसे आर्टिस्ट थे, उन्होंने उस टाइम की सामाजिक कुरीतियों पर और राजनीति पर गाने बनाए। अमेरिका में वो कल्चर अभी भी है, लेकिन वो कल्चर भारत में क्यों नहीं आ पाया है? भाई हनी सिंह ऐसा है, हनी सिंह वैसा है, लेकिन हनी सिंह ने एक शहीद भगत सिंह पे गाना बनाया था 2008 में, सुपर फ्लॉप गाना है। उसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने बात बोली थी कि आज के बाद 23 मार्च नेशनल हॉलीडे बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा शहीदी दिवस। लेकिन वो गाना फ्लॉप था, मेरे पास पूरा साल काम नहीं था, मुझे नुकसान हुआ उस चीज़ का। मैंने उस चीज़ की तरफ, इस तरह की चीज़ों की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आप ये छोड़ो, पिछले साल मेरा एक गाना आया सोल, ये गाना है यूट्यूब पे जी म्यूजिक के नाम से, विमेन एम्पावरमेंट पे गाना है, वो सुपर फ्लॉप गाना, सुपर फ्लॉप, नोबडी इज अप्रिशिएटिंग दैट।
यही मैं करूँगा, फिर से करें पार्टी, चलो आप पिए दारू, चलो मारें गांजा, देखना कितना चले। तो यहाँ की जनता ही ऐसे गाने नहीं सुनना चाहती? चाहिए नहीं किसी को, ज्ञान चाहिए नहीं ना किसी को। मैंने करके देख लिया, मैं 24 साल मेरी उम्र थी तब करा था भगत सिंह पे गाना। क्या बोलते उसके? तेरी फोटो क्यों नहीं भगत सिंह लगती नोटा ते, कि भगत सिंह तूने भी तो कुछ किया है, तेरी फोटो क्यों नहीं लगती। ਚੱਤੋ पैर उठे मेरे दिल च उबाल, ਅੱਖੀਆਂ च खून ਰਹਿੰਦਾ सीने च उबाल, ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ तेरी कुर्बानी ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ सीने लाया चीज़ बगानी ਨੂੰ। अब गाड़ी के पीछे हम लड़के भगत सिंह की फ़ोटो लगा लेते थे। कहना गड्डी पीछे फ़ोटो ला के गल नहीं हो बननी, इकट्ठे पै के गल ते विचार पैड़ी करनी, कि असली रुतबे दा हकदार कौन है, धक्के नाल थोपिया ते सच्चा प्यार कौन है। रखवाला सीगा जो इस मुल्क महान दा, ओनू आपां भुल्ले साडे ते लख लानता। सुनो मेरे वीरों नौजवानों, बॉलीवुड दे देश ने हीरो ने पहचानो, मुंडे माफिया मुंडीर दे इहो गल बोल दे, अज तो 23 मार्च नेशनल हॉलीडे। सुपर फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। फिर बोला क्या कर रहा है 24 साल का लड़का पागल। मैं कहा मैं 24 साल का लड़का पागल, वो 23 साल का फांसी चढ़ गया था, जिस पे गाना बनाया। भाई प्रमोट कर दो इसको, चला दो गाने को। नहीं टीवी नहीं चला ये गाने। उस टाइम तो टीवी का ज़माना था, यूट्यूब था ही थोड़ा बहुत। नोबडी अप्रिशिएटेड। भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए, उसके पहले उनके विचारों में भी एक अलग किस्म की रोशनाई दिखती है, चाहे वो बम का दर्शन हो या दूसरा लिटरेचर। और उसके बाद से हम जब पंजाब देखते हैं, सबसे पहले वो विभाजन का दंश झेलता है पंजाब, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है तो पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद एक किस्म का धार्मिक कट्टरपंथ दिखता है ना। और फिर आपने माफिया मुंडीर बनाया, असल माफिया राज भी दिखा वहाँ पे, अभी भी दिख रहा है। एक सिंगर आपके बाद की जनरेशन में हुए, सिद्धू मूसेवाला, उनका कत्ल कर दिया गया। अभी भी फ़ोन आते हैं जेलों से। मैं जब बाहर गया तो मैंने बहुत सिक्योरिटी देखी अपने ऑफिस के लाउंज में। सो आई वाज सेवन कि ये किसकी सिक्योरिटी? तो मुझे बताया कि ये हनी सिंह की सिक्योरिटी है। आपको भी कोई धमकी मिली है क्या? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से, सिद्धू वाले गैंग से ही, जिन्होंने सिद्धू को मारा। हाँ, पिछले साल। क्या नाम है उस गैंग का? गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। तो आपके पास फ़ोन आया था? मेरे मैनेजर के पास आया था। क्या बोला गया? वो हम इतना अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल सेल ने मना करा बताने को। पैसे मांगे गए? हाँ, पैसे मांगे थे, एक्सटॉर्शन थी मेन, और कोई मसला नहीं था। तो पहले दिन फ़ोन आया, मैं लॉस एंजलिस से दुबई लैंड किया था, तो रोहित का मेरे को फ़ोन आया कि भी ऐसे ऐसे कॉल आई है, ऐसे करके कह रहे गोल्डी बराड़ के यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अगली कॉल आई तो रिकॉर्ड कर लेना। फिर अगली कॉल आई तो रिकॉर्ड करी, फिर रिकॉर्ड करके भेजी मेरे पास। मैं कहा मैटर तो सीरियस है। फिर मैं इंडिया आया, फिर मैंने पुलिस स्टेशन गया, पुलिस से बताया कि ये मसला है, तो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम यहीं बैठो। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो कहते हैं ये तो जेन्युइन है कॉल, क्योंकि आवाज़ गोल्डी बराड़ की ही है, तो आप ऐसे मत जाइए, आपको सिक्योरिटी देके भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने इतने सारे बंदूकधारी दे दिए मुझे, और मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर से मेरा जिम, जिम से स्टूडियो और घर ही रह गई थी। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इंडिया। क्रिएटिव थॉट ही नहीं होगा, मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊँगा कुछ। डोप शोप गाना लिखा गया है मोहाली की सड़कों पे मच्छी खाते हुए, आज घूम ही नहीं सकते हम कहीं। ये सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, लोगों में जाना, जा ही नहीं सकता। You feel more safe in Dubai? Yeah, it's very safe. It's the safest in the world. Safest in the world. Safest in the world. It's not safe in Los Angeles. Not safe is in London. Australia is fine, but Dubai is the best, safest. आप जिम का जिक्र कर रहे हैं, कुछ आपकी पहले की तस्वीरें थी जिसमें आप बहुत ओवरवेट दिख रहे हैं, अभी आप रिलेटिवली काफ़ी फिट दिख रहे हैं। ये रूटीन क्या रहता है? अभी तो मैं 1 साल से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 1 साल से मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रहा हूँ। तो 1 साल से तो डाइट मेंटेन करी हुई है मैंने, कार्ब्स नहीं है और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है। 1 साल से पहले तक मैं वर्कआउट कर रहा था। 2021 तक मैं बहुत फैट था, क्योंकि मेरी मेडिकेशन की वजह से। जैसे जैसे मेडिकेशन कम हुई वैसे वैसे मेरा रंग ठीक होता गया। उस टाइम काला पड़ गया था काफ़ी रंग मेरा, तो रंग भी ठीक होता गया और वेट भी धीरे धीरे कम आना शुरू हुआ। 2 साल मैंने बहुत वर्कआउट किया, इंटेंस। कार्ब्स बिल्कुल बंद है? कार्ब्स बिल्कुल बंद है, सिर्फ राइस, वो भी फर्स्ट मील में।
फर्स्ट मील में राइस लेते मतलब रोटी वोटी नहीं, हैं। और डेयरी प्रोडक्ट नहीं मतलब वीगन हो गए? मैं वीगन नहीं, नॉनवेज तो खाता हूँ मैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। हाँ, ये कई फूड वाले इस तरह के एक्सपेरिमेंट। जी अगला सवाल। हाय हनी, मेरा नाम मनीषा है। आजकल ना सोशल मीडिया की दुनिया चल रही है। लोग रील पर गाना देखते हैं, उसे सुनते हैं और फिर यूट्यूब पे जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो गाना और सिंगर फेमस हो जाता है, उन्हें सक्सेस मिल जाती है। आपको भी सक्सेस मिली है, तो ये सक्सेस क्या आपकी वाली सक्सेस से अलग है? प्लस सक्सेस को हैंडल करने का मंत्र क्या है? मतलब सक्सेस को कैसे हैंडल करना तो चाहिए? मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अभी, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे थोड़ी बहुत जो भी शोहरत मिली उसमें और आज की जो आर्टिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं उनमें एक फ़र्क हो रहा है कि आज के आर्टिस्ट के गाने अगर आ रहे हैं तो 2-2.5 महीने से ज़्यादा रील से उतर जाते हैं। फिर आप गाने आप एक गाना आपको याद होगा पिछले साल आया था, वो गड्डियाँ ऊँचियाँ रखी हैं, वो सिंगर का नाम क्या है? वो गैरी करण औजला। नो, आपको तो पता भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि गाना आ रहा है, गाना 2-2.5 महीने रील पे दिख रहा है, ट्रेंड कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन वो सिंगर का नहीं पता। तो ये मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ऐसे काम करने का। हनी भाई, आपने एक बात बहुत असर्ट होकर कही कि मैं नशा नहीं करने की बात करूंगा सबको, कि युवा नशा में मत पड़ो। एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान भी कि भाई मेरे कुछ भी करना, नशा मत करना। तो इसका भरोसा आप दे सकते हैं कि आपके किसी गाने में आने आज के बाद बियर विस्की वोडका जिन नहीं होगा? नहीं, बियर विस्की वोडका जिन होगा सर। मैं दारू को, शराब को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सूखे नशे हैं, चरस, गांजा, कोकेन मैंने आज तक नहीं करी। लोगों को लगता है मैं करता था, लेकिन मैंने आज तक नहीं करी। कोकीन क्या होती है? पाउडर होता है सर, एक सफ़ेद रंग का। हाँ, वो जो उसमें दिखाते हैं OTT वगैरह में, ऐसे लाइन खींच के और वो नोट से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से। तो ये देखो सर ने आपका एक और सवाल बता दिया आपको कि सवाल ये वाला पूछना किससे, वो जो OTT की फिल्में बना रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछिए, हनी सिंह को मत पूछिए ये सवाल। वो फिर नाक से खींच लेते हैं। दैट्स मोर डेंजरस। अल्कोहल भाई कहीं से भी मिल जाती है, पी लो। इसलिए मिल जाती है क्योंकि इतनी हानिकारक नहीं है। कहीं ना कहीं तो है, लीवर सड़ेगा तो नया लग जाएगा, किडनी। अरे भाई साहब, इतना आसान नहीं है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मत करो। नया लग जाएगा। जो दिमाग साड़ता है ना, चरस और गांजा और ये सब चीजें, वो कुछ अरे पर आप एक यूथ आइकन है, ये मत कहिए लिवर नया लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल इज ऑल राइट, इट्स फाइन, इट्स इन द कल्चर राइट नाउ। आप ये जितनी मेरी बहनें हंस रही हैं, ये भी पी रही हैं आजकल। और आज से 10 साल पहले लड़कियां कम पीती थी, लड़के ज़्यादा पीते थे, और आज लड़कियां ज़्यादा पी रही हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मेरे बाहर वाले दोस्त। पर आपका सैंपल बहुत छोटा होगा सर, ऐसे जनरलाइजेशन मत करिए, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं जनरलाइजेशन। हेलो हनी, मैं सवाल मेरे पास कोई नहीं है, मैं आपसे रिकमेंडेशन मांग रहा हूँ कि आजकल अगर कोई जंप करना चाहता है, रैप म्यूज़िक सुनना चाहता है, तो वो आजकल जो आर्टिस्ट है, जो रैपर है, वो कहाँ से शुरू करे? जैसे आपने एक जिक्र किया था फारिस सफ़ी का, पाकिस्तान के रैपर हैं, उस तरह के और कौन से कैसे आर्टिस्ट हैं जो हम सुन सकते हैं, शुरू कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट हिप हॉप में बहुत अच्छे आ रहे हैं जो इस छोटी पब्लिसिटी स्टंट को नहीं यूज़ करते, डिस विस वाली की, जो अपनी कहानी कह रहे हैं। तो आप देखिए, बहुत बड़ा एग्जांपल है अंग्रेज़ी में हमारे हिंदुस्तानी लड़के ने किया है, हनुमान काइंड ने भी एक गाना, और जो वर्ल्ड इंटरनेशनल चार्ट्स पे चला गया है। तो ऐसे लोग जो अपना खुद का नया स्टाइल लेकर आ रहे हैं, एमी में बंटाए है, हालांकि वो भी डिस करता है, लेकिन उसने शुरुआत अपनी करी, अपनी कहानी से करी। तो आई थिंक अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी कहानी, अपना कंटेंट होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, फारिस शफ़ी है, बाकी मैं देसी हिप हॉप के बहुत लिमिटेड आर्टिस्टों को सुनता हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन हिप हॉप भी बहुत कम सुनता हूँ। मैं स्पेनिश म्यूज़िक, अरबिक म्यूज़िक, डच म्यूज़िक वो ज़्यादा सुनता हूँ। उसमें आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? उसमें मैं भाई जो सुनता हूँ ना, एक्चुअली मैं एज ए प्रोड्यूसर सुनता हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। मैं एज ए रैपर नहीं सुनता कि क्या बात कहनी है, मैं सुनता हूँ कि क्या साउंड आनी चाहिए, तो मैं वही सुनूँ। और मैं आजकल का म्यूज़िक इसलिए नहीं सुनता हूँ, शुरू से नहीं सुनता था मैं, क्योंकि मेरी ये सोच है कि कहीं ना कहीं मैं सबकॉन्शियसली उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ और मैं उस जैसा ना बना दूँ। मैं उसके जैसी बात जो उसने वर्स में बोली, मैं वैसी बात ही टेढ़ी मेढ़ी करके सेम ना बोल दूँ, तो मैं इसलिए नहीं सुनता था। तो फारिस इतना अलग है, तो मुझे लगता है कि नथिंग इज़ बेटर देन फारिस इन देसी हिप हॉप राइट नाउ। और मैं उसकी पूरी एल्बम प्रोड्यूस कर रहा हूँ खुद, उसकी नेक्स्ट एल्बम मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सर आपका एक गाना था कि शुरू किया मैंने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। बेसिकली आपने ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपने वो किया कि मैं
मेरे लिए दुआ करो, मैं ग्रैमी ले आऊँगा। हम तो सर प्रे कर रहे हैं, आपकी दुआ कर रहे हैं ग्रैमी के लिए। सर आपका क्या है कि कब तक आ जाएगा, क्या प्लान आप कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग? टाइम लगेगा, उसमें भी मेरे को अपनी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को जहाँ यकीन है अपना कि डेफिनेटली मैं ग्रैमी ला सकता हूँ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, नॉट एज अ सिंगर, नॉट एज अ वोकलिस्ट, नॉट एज अ रैपर, नॉट एज अ राइटर, क्योंकि वो सब अंग्रेज़ी कंटेंट होगा, अगर होगा तो वो मैंने करना नहीं कभी। लेकिन एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर मुझे लगता है मेरे में कैपेबिलिटी है, अगले 10-12 साल में और प्रैक्टिस करूँगा तो आई कैन क्रैक दैट। हेलो सर, मेरा नाम वागीशा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो यूथ जो आगे DHH करना चाहता है, जो इस इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस यही है कि अपने अंदर बिलीव करते रहो, अपनी कंटेंट पे बिलीव करते रहो, और किसी के जैसा बनाने में मत बिलीव करो कि मैं उसके जैसा बना लूँ या उसकी जैसी लाइन लिख लूँ या उसके जैसी साउंड ले आऊँ। कुछ अपनी साउंड हो, अपना सिग्नेचर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। दिस व्हाट आई बिलीव। सर मेरा नाम उपासना है। आपका एक सॉन्ग आया था एथर नीचल करके, वो पूरा नहीं आया अभी तक। उसके क्लिप्स ही वायरल होते रहे, लेकिन पूरा गाना इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक, कब तक आएगा वो अनिरुद्ध के लिए मैंने किया था, और वो अनिरुद्ध की प्रॉपर्टी थी, वो मेरे पास दिल्ली आया। वो तो 12 साल पुराना गाना है, और वो वही जानते हैं कि वो कब आएगा, क्योंकि वही ओनर है उस गाने के। मैंने तो वो फ्री में कर दिया था उनके लिए। मतलब आपके एंड से वो गाना पूरा है? पूरा मैंने तो पूरा रैप किया था उसके अंदर, पूरा रैप किया था। आपने एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का जिक्र किया, अनिरुद्ध, जिनको हम लोगों ने कोलावेरी डी से जाना। हाँ जी, हाँ जी। ना, एक और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विशाल ददलानी। हाँ। उनका एक ट्वीट है मेरे सामने, आपकी रिएक्शन चाहता हूँ। रेप के बारे में लिखने वाले रैपर शाहरुख खान के स्टारडम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कंटेक्स्ट लुंगी डांस। इनके भी बहुत सारे गाने हैं ऐसे, मैं इनके गाने इतने सुनता नहीं हूँ, लेकिन अगर यूट्यूब अभी करूँ तो इनके भी बहुत सारे गाने हैं ऐसे। रेप के बारे में? रेप के बारे में नहीं, बहुत वाइल्ड है। मैंने ही इज़ वेरी स्पेसिफिक। मेरा कोई रेप का गाना नहीं है। ये मैं हूँ बलात्कारी और हनी सिंह को कैसे, कब जोड़ दिया गया, क्या हुआ? 2012 में जोड़ दिया गया। किसने? मीडिया ने। मीडिया ने? मेरे पास कोई PR कंपनी नहीं थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बोला आप बैठेंगे चैनल पे, 5-6 लोग और बैठेंगे, अपने बारी सफाई देंगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं दूँ, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। 31 दिसंबर 2011, 1 जनवरी 2012, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी तक ये चला। मैं घर पे बैठ के देखता रहा। एक FIR भी हुई, हमने उसका जवाब दिया जी हमने नहीं किया। लेकिन मीडिया में क्या, वर्ल्ड में क्या, वर्ल्ड की न्यूज़ में, गार्डियन न्यूज़पेपर से लेके अमेरिका तक, पता नहीं कहाँ तक, सब में शब्द दिया भी रैपर हु सिंग ऑन रेप। मैंने जवाब ही नहीं दिया। उसके 1.5 साल बाद जाके मैं एक न्यूज़ चैनल पे गया, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने उनको क्लैरिटी दी कि मैंने किया ही नहीं। मेरा नाम आशीष है। 2009 से 13 तक हमारा कॉलेज रहा। उसी टाइम पे ब्लूटूथ वाला टाइम था, और आपके गाने उस समय पे कहर मचा ही रहे थे। मेरे कॉलेज के दोस्त थे, मैं एक का नाम ही ले लेता हूँ, अभिषेक। वो बाल कटाया करता था आपकी तरह, चश्मे लगाया करता था, और पैंट भी वो कॉलेज का यूनिफॉर्म वाला पैंट उसी तरह से पहनता था जैसे आपकी सिलाई रहती थी, और पीटा भी जाता था यार, डांटा जाता था टीचर्स द्वारा। तो ऐसे फैंस के किस्से उस टाइम पे आपके पास आते थे? जबरदस्त कैसे? मेरे जैसा हेयर कट करा के शोज़ पे आ जाते थे, और सही था, वाइल्ड थे, क्रेजी थे मेरे। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं काफ़ी सारे, जब मैं परफॉर्म करता था, वो खम्बे पे चढ़ जाते थे 12-12 लोग। तो क्यों ना चढ़े, जब गाने बनाने वाला पागल है साला, तो प्यार करने वाले तो और पागल हैं। और मेरे उस टाइम गाने प्रमोट करते थे अल्कोहल को, ड्रग्स को, वाइल्डनेस को, क्रेजीनेस को। तो वो घर से पी पा के आते थे, आधे शो के बाद वो तोड़ फोड़ हो जाती थी। मेरे मैक्सिमम शोज, इफ़ आई डिड 10 शोज, मुश्किल से 3 शोज मैंने पूरे किए होंगे। 7 शो में तो बीच में रुक जाते थे। क्रेजी थे, बहुत क्रेजी सीन थे। और एक सवाल और है, 2014 में एक खबर अफवाह आई कि आपकी मौत हो गई, वो आप तक कैसे पहुंची और क्या था वो, कहाँ से शुरू हुआ? आपने सुनी अफवाह? आपने कितनी बार आई? पहले भी आई थी। 14 में बहुत पहले 2-3 बारी आई थी। मैं गायब हो गया था तो तब आई थी, उससे पहले जब हर जगह था तब भी आई थी। पता नहीं मेरी मौत से क्या इंटरेस्ट। जब आप बहुत बीमार हुए और आपने अपने आप को घर में बंद कर लिया, तब म्यूज़िक इंडस्ट्री के कौन से लोग थे जिन्होंने आपको रीच आउट किया और ये कहा कि you'll sail through it, we are with you? काफ़ी लोग थे, लेकिन मेरे तक फ़िल्टर हो जाते थे क्योंकि मैं किसी से मिल ही नहीं रहा था। फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, उनमें से जैजी भी पाजी थे, वो घर पे आए, उनसे मैं मिलने के लिए राज़ी हुआ। आप ये मानो कि अल्फाज मेरा भाई है, मैं अल्फाज से नहीं मिलता था, वो रो के चले जाता था 6-6 बार, 7-7 बार।
वो रो रो के चले जाता कि भाई मुझसे मिल क्यों नहीं रहा। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन जैसी बाजी आए तो मैं निकला। फिर भूषण जी आए तब निकला। उसके बाद अक्षय बाजी के काफ़ी फ़ोन आते थे, फॉलोअप लेते थे, डॉक्टर्स बताते थे। दीपिका ने डॉक्टर सजेस्ट किए, शाहरुख भाई दीपिका पादुकोण ने डॉक्टर सजेस्ट किया था, डॉक्टर संदीप नाम था शायद, बट काम नहीं आया था क्योंकि मेरा केस बहुत ख़राब था। और शाहरुख भाई के यहाँ से करीम भाई के रेगुलर फ़ोन आते थे, चेकअप लेते थे, मेरी फैमिली से पूछते। मैं तो बात ही नहीं करता था किसी से, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया, सब समझे इसको। हेलो सर, मेरा नाम मानिक है एंड आप जैसे आपकी जर्नी रही है, आपने लिखे भी गाने खुद, कंपोज भी खुद करे, गाए भी खुद, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे एंड दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। तो मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगा कि एक तो आप कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं कि गाने लिखते हुए, कंपोज करते हुए, गाते हुए कि जो चीज़ लोगों को पसंद आए, आपको तो पता ही है कि क्या लोगों को पसंद आता है। और दूसरा सवाल ये कि हम लोगों तक पहुंचाएं कैसे उन गानों को, क्योंकि अब तो वैसे ही बहुत लोग गाने बनाते हैं, बहुत लोग गाने डालते हैं, तो कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं गाने? बस भाई कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी के जैसा गाना ना बनाओ तो अपने आप उठ जाएगा। अब हनुमान काइंड का इतना बढ़िया गाना उठा है क्योंकि वो किसी के जैसा नहीं है, वो बिल्कुल यूनिक है, तो इसीलिए गाना उठा है उसका, और कहाँ तक पहुँच गया, इंटरनेशनली पहुँच गया। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव ब्रो, कुछ भी बनाओ यूनिक बनाओ। जी, थैंक यू वेरी मच। 2 आखिरी सवाल मेरे हैं। एक, आपकी स्टाइलिंग कौन करता है? जैसे आप इस इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो मैं खुद ये एकदम शर्ट, उसमें सुंदर से फूल बने हैं, खुद ही शॉपिंग करते हैं, खुद ही स्टाइल। यू डोंट हैव स्टाइलिस्ट? स्टाइलिस्ट है म्यूजिक वीडियोस के लिए, लेकिन जो मुझे वैसे पहनना है आम जिंदगी में, तो उस वीडियो में भी मैं स्टाइलिस्ट लेता हूँ और खुद अपने इनपुट्स भी देता हूँ कि मैं कुछ ऐसा पहनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो सुनते हैं मेरी बात। लेकिन मैक्सिमम मेरे म्यूज़िक वीडियोस मैंने खुद ही स्टाइल किए पहले, अब हैं स्टाइलिस्ट, और जो खुद अभी पहन रहा हूँ ये खुद ही स्टाइल कर। अच्छा, आखिरी सवाल, आप कभी लता मंगेशकर जी से मिले? नहीं, कभी नहीं मिला, कभी नहीं। कभी जैसे एक आपने ए आर रहमान जी का जिक्र किया, ये आपको लगा हो साहब ये व्यक्ति तो गायन की या राइटिंग की, जैसे गुलजार साहब हैं? गुलजार साहब से तो मेरा इंसिडेंट हुआ ना, मुझे बुलाया विशाल भारद्वाज जी ने कि आ जाओ, फिल्म है इश्कियाँ 2, गाना लिखना है, गाना बनाना है। लिखना है कि बनाना है? गाना बनाना है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मैं कहा गाना बनाना है तो इसका मतलब गुलजार साहब होंगे वहाँ पे। मैं पता नहीं किसी और कंट्री में था, मैं पहुँचा मुंबई, पहुँचा जैसे ही मैं एक्साइटेड, बहुत अच्छे से मिले विशाल जी। मैं कहा गुलजार साहब कहाँ हैं? कहते वो तो पंचकुला। तो मैंने कहा गाना लिखेगा कौन? कहते आप बताओ, कुछ आइडिया बताओ। तो मैंने कहा जी मैं क्या आइडिया बताऊँ, गुलजार साहब ही लिखेंगे, मैं उसमें कुछ अपने तरीके से मिक्स मसाला करके गा दूँगा, अगर आप मुझसे गवाना चाहते हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कहते नहीं आप अपने आप कुछ चलो बातें करते हैं, चलो बातें करते हैं। मैं कहा हाँ चलो बातें करते हैं। तो कहते इश्कियाँ देखिए आपने? मैं कहा मुझे बहुत पसंद है। तो कहते अगर आपका कुछ माइंड हो इश्कियाँ 2 में गाना करने का तो क्या थॉट आएगा? मैं कहा जी आप वो कौन सी जगह है जो नेपाल के पास बॉर्डर पड़ता है? गोरखपुर की कहानी है आपकी और यहाँ की कहानी रहती है, और यूपी का एक्सेंट रहता है, तो हमारी पुरानी दिल्ली का एक्सेंट लड़कों का सेम होता था। तो ये भाई कहाँ को आ रही है, कहाँ को जा रही है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। तो मैं कहा ये बातें हमारी बड़ी चलती थी। तो मैंने उसमें एक उल्टा वर्ड था बल्कि जो स्लैंग में यूज़ होता था कि ना आ रही है ना जा रही है, बीप खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। मैंने उनको बताया तो कहते ये लाइन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने वो गुलजार साहब को दी लाइन, हमारे तो सड़क की लाइन थी, वो पुरानी दिल्ली की लाइन थी, उन्होंने गुलजार साहब को लाइन दी। गुलजार साहब ने पता क्या लिखा है? ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्कुरा रही है। जब मैं हंसता है तो ये स्माइल रिवर्स में जाती है ना, तो उन्होंने एक खूबसूरत बात लिखी। मैंने गाना गाया लेकिन वो गाना चला नहीं, क्योंकि मैंने इतना अच्छा गाया नहीं वो गाना अच्छा लिखा था उन्होंने। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस। मिले पर गुलजार साहब? नहीं, मिल ही नहीं पाए। ख्वाहिश है मिलने? बहुत जिसकी जुबान उर्दू की तरह। थैंक यू। ऑन दैट नोट हम इस बातचीत को यहाँ पर रोकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ें। आपके म्यूज़िक लिरिक्स को लेके बहुत सारे लोगों की इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी हो सकती है, दैट्स विद ऑल द आर्ट फॉर्म्स। इस इंटरव्यू में मैंने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जो आपसे पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, और हमारी ज़्यादा दिलचस्पी ये जानने में थी कि जब आप बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए, फिर उससे जब बाहर निकले, तो वो जर्नी कैसी रही, और भविष्य में एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आप
अपने आप को किस तरह से देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यू विल टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड यू विल फाइंड एनलाइटनमेंट इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सर्चिंग फॉर इट। जी बिल्कुल, तलाश आपकी आगे बढ़े और संगीत आप रचते रहें। और आपने खुद ही कहा है कि अब आप अपने शब्दों को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद रहेंगे। यो हनी सिंह, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।